वीर के पास हिचकिचाने की कोई वजह नहीं थी। जीन यूनिवर्स वैसे भी काफी उलझा हुआ था और वो औरत वहां रहने वाले कई जीवों में से बस एक थी। वो अच्छी थी या बुरी, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वीर ने अपना गोस्ट टीथ नाइफ बाहर निकाला और पहाड़ की चोटी पर एक जोरदार वार किया। वो उसे काटकर अलग करना चाहता था, लेकिन जैसे ही टीथ पावर पहाड़ से टकराई, वहां बना एक प्रतीक, सिंबल, गहरी रोशनी के साथ चमक उठा और देखते ही देखते टीथ पावर पूरी तरह गायब हो गई। हालांकि गोस्ट टीथ नाइफ की धार पहाड़ से जरूर टकराई और पत्थर पर एक गहरा निशान छोड़ गई। वीर ने कुछ और बार वार किए, लेकिन हथियार की शारीरिक चोट के अलावा कोई भी दूसरी शक्ति पत्थर को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। पहाड़ पर खुदा हुआ वो सिंबल हर उस शक्ति को निगल जाता था जो उस पर हमला करती थी। अगर मुझे ऐसे ही काटते रहना पड़ा तो इसमें कितना समय लगेगा? वीर ने निराशा में सोचा। उसने पहले उस सिंबल को काटने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सिंबल पत्थर के अंदर समा गया था। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसलिए वो बस पहाड़ की चोटी पर वार करता रहा। किस्मत से उसे परेशान करने के लिए कोई खतरनाक जीव वहां नहीं आया। पत्थर के पहाड़ से गूंजती तेज आवाजों के बावजूद कोई भी छिपा हुआ जेनोजेनिक अपनी नींद से नहीं जागा और न ही इस हंगामे को देखने आया। वो रोशनी अभी भी घास पर टिकी हुई थी। उसे कोई परवाह नहीं थी कि वीर क्या कर रहा है। वीर खुदाई करता रहा और कुछ ही देर में वो पसीने से तरबतर हो गया। उसे खुद पर हंसी आ रही थी। वो किसी बूढ़े आदमी की तरह पहाड़ के किनारे को तोड़ रहा था। अच्छी बात यह थी कि चोटी काफी छोटी थी। वीर ने अनुमान लगाया कि उसे पूरा काटने में शायद 2 दिन और लग जाएंगे। लगातार 10 घंटे खुदाई करने के बाद वीर की कड़ी मेहनत से चोटी थोड़ी खुल गई थी। हालांकि कुछ खास नहीं हुआ, जिससे वीर को थोड़ी सुरक्षा महसूस हुई। डोंग! वीर ने फिर से वार किया, लेकिन जब उसने अपना चाकू उठाया तो उसकी आंखें फटी रह गई। जिस पत्थर पर उसका चाकू अभी लगा था, वहां से खून बह रहा था। क्या? पहाड़ से खून क्यों बह रहा है? वीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने एक कदम पीछे लिया और तुरंत रक्षात्मक स्थिति, डिफेंसिव पोजीशन में आ गया। वीर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि पहाड़ से खून बह रहा है, खास तौर पर ड्यू गॉड सिटी में बिताए समय के बाद। उस जगह ने उसे खून बहने वाली चट्टानों से डरा दिया था। वीर को असली लड़ाई से डर नहीं लगता था, लेकिन वो उन चालाक राक्षसों से घबराता था जो लोगों के दिमाग से खेलते थे। मयंक मनचंदानी की वो छोटी हरी तलवार भी एक खून बहने वाली चट्टान से ही मिली थी। वीर अभी भी उस भयानक चीज के पास जाने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसे ही उसने चट्टान से खून टपकते देखा, वीर का सिर सुन्न हो गया। वो डरा हुआ तो नहीं था, लेकिन उसे बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। वीर ने थोड़ी देर इंतजार किया और उसने गौर किया कि खून की मात्रा बहुत कम थी और कोई दूसरी अजीब चीज होती नहीं दिख रही थी। उसने अपना हाथ लहराया और दीवार से खून साफ करके चाकू के निशान को देखा। उसके बाद जो उसने देखा, उसने उसे जमा कर रख दिया। चाकू के निशान के सबसे गहरे हिस्से में वीर को मांस, फ्लेश दिखाई दिया। उसने अनजाने में किसी चीज को काट दिया था। जब उसने और खोदा तो पीले कपड़े का टुकड़ा मिला। वो एक पैर था, एक औरत का पैर। वीर बता सकता था कि वो पैर किसी औरत का था। पैंट निश्चित रूप से लड़कियों जैसी लग रही थी। वीर के माथे पर शिकन आ गई और वो खोदता रहा। उस जीव के और भी हिस्से दिखने लगे थे और जल्द ही वीर इस बात की पुष्टि करने में सक्षम हो गया कि वो वास्तव में एक औरत ही थी। उसने सावधानी से चट्टान को काटा, जिससे उस औरत के सफेद पैर दिखाई देने लगे। उसने पीली पैंट पहनी हुई थी और उसके पैर काफी लंबे थे। उसका ऊपरी शरीर अभी भी पहाड़ के अंदर था, इसलिए वो अभी तक नहीं बता सकता था कि वो कैसी दिखती है, लेकिन वो उसके शरीर से कोई भी लाइफ फोर्स महसूस नहीं कर पा रहा था। वो एक लाश जैसी थी।
लेकिन जब वीर ने दोबारा उसके पैर के घाव को देखा तो वो कट बंद हो चुका था और कुछ देर पहले ही उससे खून बह रहा था। इस वक्त वीर को कोई अंदाजा नहीं था कि वो औरत जिंदा है या मुर्दा। वीर को एक अचानक और परेशान करने वाला ख्याल आया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर बाकी पहाड़ को खोद डाला। उस औरत के शरीर के और भी हिस्से दिखाई देने लगे। जब वीर ने उसका सिर बाहर निकाला और उसका चेहरा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये औरत बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी लकड़ी के घर वाली औरत थी। यहां तक कि जुड़वा भी इतने एक जैसे नहीं दिखते। ये क्या हो रहा है? ये औरत यहां क्यों दफन है? अगर ये औरत जिंदा है तो लकड़ी के घर में वो औरत कौन है? इन सब बातों को सोचते हुए वीर सिहर उठा। लेकिन जब वीर ने उस आखिरी चट्टान को हटाया जिसने औरत को जकड़ रखा था तो उसने हिलने डुलने का कोई संकेत नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि वो सचमुच मर चुकी है। वो सांस नहीं ले रही थी और उसकी धड़कन भी बंद थी। लेकिन जब उसने उसके चेहरे की ओर देखा तो वो बहुत शांत लग रही थी, जैसे वो सुकून से सो रही हो। वीर ने उस औरत की जांच की, लेकिन वो बीमार नहीं लग रही थी। बस उसमें कोई लाइफ फोर्स नहीं थी। वीर ने अपनी शक्ति उसके अंदर डाली, लेकिन वो भी बेकार साबित हुई। वो उसकी लाइफ फोर्स को जगा नहीं सका। पत्थर की किताब पर लगे ताले अभी भी मौजूद थे। इसलिए वीर ने औरत को एक तरफ रख दिया और खुदाई फिर से शुरू कर दी। वीर लगातार पत्थर खोदता रहा और ये बस कुछ ही समय की बात थी कि वो उसे तोड़ दे। उसके हाथ काफी दुख रहे थे और वो मुश्किल से अपना चाकू पकड़ पा रहा था। ऐसे काम के लिए एक्स किंग ज्यादा सही रहता। अपनी ताकत के साथ और आलू 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 चिल्लाते हुए वो इसे बहुत जल्दी खत्म कर देता। वीर ने खुदाई करते हुए सोचा। वीर। अचानक वीर ने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। वो जवाब देने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उस औरत ने उसे बताया था कि अगर उसने एक शब्द भी बोला तो वो मर जाएगा। यहां कोई था भी नहीं तो उसे किसने पुकारा होगा? क्या ये उस औरत की लाश है? अपने जबड़े को सख्ती से बंद रखते हुए वीर उस औरत के शरीर को देखने के लिए पीछे मुड़ा। जब वो आधा मुड़ा ही था, वो जम गया। उस औरत का शरीर गायब हो चुका था। वीर। आवाज ने फिर से वीर का नाम पुकारा। इस बार ये बिल्कुल उसके कान के पास थी। उसने अपने गाल पर एक हल्की हवा का स्पर्श भी महसूस किया। वीर एक शब्द भी नहीं बोला। उसने तुरंत पीछे पलटा और अपना एरिया एक्टिवेट कर दिया। वीर की सांस थमी की थमी रह गई। वो औरत उसके ठीक पीछे थोड़ी ही दूर खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसकी लाइफ फोर्स अब बहुत जबरदस्त थी और जहां तक वीर पता लगा सकता था, ये लकड़ी के घर वाली औरत की लाइफ फोर्स से हूबहू मिलती थी। उसे मुश्किल से यकीन हो रहा था कि ये वही शरीर है जो कुछ ही पल पहले जमीन पर बेजान पड़ा हुआ था। क्या अभी इतनी जल्दी अलग हुए हैं और तुम मुझे पहले ही भूल गए? औरत मुस्कुराई। वीर उससे ये पूछने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि सामने खड़ी औरत इंसान है या भूत, लेकिन तभी उसे याद आया कि दूसरी औरत ने उसे कहा था कि किसी भी हाल में उसे बोलना नहीं चाहिए। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि इस दूसरी औरत का क्या मामला है, पर वो नहीं बोला। वो बस उसे देखता रहा। औरत हंसी और बोली, तुम बहुत सतर्क, केयरफुल हो। मैंने तुम्हें कहा था कि जब तक तुम उस रोशनी की मौजूदगी में हो तब तक बात नहीं कर सकते, लेकिन अब जब मैं आजाद हूं तो तुम आराम से बोल सकते हो। वीर ने फिर भी एक शब्द नहीं कहा। वो बस उस औरत को घूरता रहा। ये देखकर हैरान था कि दोनों कितनी मिलती जुलती हैं। अलग अलग कपड़े पहनने के अलावा वे पूरी तरह से एक जैसी दिखती थी। वीर सचमुच उससे पूछना चाहता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने बोलने की हिम्मत नहीं की। उसने थोड़ा और सोचा और उसने अपने गोस्ट टीथ नाइफ से कुछ शब्द जमीन पर लिखने का फैसला किया। तुम यहां क्यों हो?
तुम बहुत ज्यादा एहतियात बरत रहे हो। औरत दबी हुई हंसी के साथ बोली, ये मेरा असली शरीर है। ये यहीं फंसा हुआ था। जिससे तुम पहले मिले थे वो सिर्फ मेरी आत्मा के साथ की एक गुड़िया, डॉल थी। तुम्हें क्या लगता है मैं इतने लंबे समय तक कैसे जिंदा रही? सेक्रेड के युग के ज्यादातर जीव अब जिंदा नहीं हैं। जो कोई भी इतने लंबे समय तक बचा है वो जरूर किसी वर्जित कौशल, फॉरबिडन स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा होगा। वीर ने जमीन पर और शब्द खोदे। तुमने अपने शरीर को यहां दबा कर रखा था। औरत ने अपने होंठ ऊपर किए। मैं खुद को क्यों चोट पहुंचाऊंगी? मैं खुद को यहां क्यों बांधूंगी? किसी और ने मेरे साथ ऐसा किया था और इसलिए मेरा असली शरीर यहां फंस गया। लेकिन इस दमन, सप्रेशन की वजह से मेरे शरीर की उम्र नहीं बढ़ी। ये आज भी वैसा ही दिखता है जैसा तब दिखता था। वीर ने और शब्द लिखकर पूछा, तुमने मुझसे पहले किसी और को अपना शरीर खोदने के लिए क्यों नहीं ढूंढा? क्या तुम्हारा हो गया? अगर तुम नहीं जाना चाहते तो ठीक है, लेकिन मैं जा रही हूं, औरत ने कहा। उसने वीर को अनदेखा करते हुए पहाड़ से उतरना शुरू कर दिया। वीर ने लगभग पूरी पहाड़ की चोटी तोड़ दी थी, लेकिन औरत तेजी से पहाड़ से नीचे उतर रही थी। जाहिर है उसका इरादा आइलैंड छोड़ने का था। वीर को समझ नहीं आया कि उसे खुदाई पूरी करनी चाहिए या उसके पीछे भागना चाहिए। वीर ने अपने दांत पीसे और आइलैंड छोड़ती हुई औरत को अनदेखा कर दिया। उसने पहाड़ की खुदाई जारी रखी। वो औरत रोशनी की ओर चली गई और जब उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो रोशनी उड़कर उसके हाथों में आ गई। उस रोशनी को पकड़कर औरत आइलैंड से दूर जाने लगी। वीर को झटका लगा। वो रोशनी उसे यहां लाई थी, और अगर वो औरत रोशनी के साथ चली गई तो वीर को नहीं पता था कि वो भी यहां से निकल पाएगा या नहीं। वीर कोई संत नहीं था और न ही वो लकड़ी के घर वाली औरत के करीब था। वो उसके लिए अपनी जान नहीं देगा। दांत पीसते हुए वीर उस दूर जाती हुई औरत के पीछे भागा। वीर ने सिर हिलाया लेकिन बोला नहीं। उसने औरत के हाथ की तरफ देखा और उसने देखा कि वो अभी भी चोरी की हुई रोशनी को पकड़े हुए थी। वीर थोड़ा और करीब आया और उसने ध्यान दिया कि वो रोशनी असल में एक लालटेन थी। वो औरत बादलों के बीच से गुजरते हुए लालटेन को अपने सामने पकड़े हुए थी। उसने पीले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसके पैर नंगे थे। लाल रोशनी में चमकते हुए वो बेहद अजीब लग रही थी। वीर चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहा और उसने अभी भी बात नहीं की। औरत लालटेन को कसकर पकड़े हुए आगे बढ़ती रही। वो वीर की तुलना में कहीं ज्यादा आसानी से चल रही थी। लेकिन जैसे ही वीर सोच रहा था कि औरत को पता है कि वे कहां जा रहे हैं, उसके सामने कुछ चमकदार दिखाई दिया। वे बादलों से बाहर निकले और एक आइलैंड के पास पहुंचे। चूंकि वो चोटी नहीं देख सकता था, वीर को नहीं पता था कि वो कौन सा आइलैंड देख रहा है, इसलिए वो नहीं बोला। औरत पहाड़ पर ऊपर की ओर बढ़ी और वीर चुपचाप उसके पीछे हो लिया। जब वे आधे रास्ते में पहुंचे तो वीर महसूस कर सका कि इस पहाड़ की कोई चोटी नहीं होगी। उसे ऐसा लगा जैसे वहां एक लकड़ी का घर और एक बगीचा होगा। क्या हम सचमुच यहीं वापस आ गए हैं? वीर ने मन ही मन सोचा। वो चोटी तक गया और उसने अपने संदेह की पुष्टि कर दी। वो औरत लकड़ी के घर की ओर बढ़ते हुए बगीचे में चली गई। वीर भी औरत के पीछे घर के अंदर चला गया। वीर को कुछ गड़बड़ लगी। लकड़ी के घर वाली औरत को सफाई बहुत पसंद थी और उसे ओसीडी की गंभीर समस्या थी। वीर को उसके बगीचे में और उसके घर में भी नहीं घुसने दिया जाता था। लेकिन वीर इस औरत के पीछे पीछे लकड़ी के घर के अंदर तक आ गया था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और इस बात ने वीर को और भी ज्यादा संदिग्ध बना दिया। क्या यह सचमुच वो औरत नहीं है? तो क्या यह आइलैंड का एक नकली, फेक संस्करण है? वीर ने लकड़ी के घर के चारों ओर देखते हुए माथे पर शिकन डाली। पहली मंजिल से दूसरी मंजिल तक लालटेन पकड़ी हुई औरत के अलावा और कोई नहीं था।
वीर ने एक कलम उठाई और एक कागज के टुकड़े पर लिखा, तुम्हारा क्लोन डॉल कहाँ है? उसने उत्सुकता से उसे देखा कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। वीर को इस सवाल का जवाब नहीं चाहिए था, लेकिन वो ये देखना चाहता था कि उसके सामान से छेड़छाड़ करने पर औरत की क्या प्रतिक्रिया होती है। औरत ने कागज को देखा और कहा, मेरा असली रूप आजाद है, इसलिए मेरा क्लोन अब चला गया है। ये बात सच नहीं लगती, वीर ने सोचा। औरत को वीर के पेन और कागज का इस्तेमाल करने से कोई परेशानी नहीं हुई थी। इस बात ने उसे सचमुच संदिग्ध बना दिया। वीर ने पत्थर की किताब की ओर देखा और पाया कि वो अभी भी कसकर बंद थी। वो हिचकिचाया, लेकिन उसने किताब को उसके सामने रखा। उसने कागज पर लिखा, क्या तुम इस किताब पर एक नजर डालकर इन बंधन, बाइंडिंग्स, को तोड़ने में मेरी मदद कर सकती हो? मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगी? औरत ने भौहें चढ़ाकर पूछा। उसने किताब नहीं ली। वीर अब जान चुका था कि औरत का यह संस्करण नकली है। असली औरत ने उसे खुद पत्थर की किताब दी थी। अगर ये पीले कपड़े पहने औरत असली होती, तो वो इस किताब को पहचान लेती और वो ऐसी बात नहीं कहती। क्या करूं? वीर ने माथे पर शिकन डाली। वो जानता था कि ये औरत नकली है, लेकिन लकड़ी का घर वैसा ही था। वीर को यकीन नहीं था कि उसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। वीर को इस बात की परवाह नहीं थी कि ये औरत कौन है, असली या नकली, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन वो चीजों को ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहता था। रहस्य उसकी नाक के ठीक सामने थे, फिर भी वो उन्हें उजागर नहीं कर पा रहा था। जैसे ही वीर ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या किया जाए, उसे अचानक एक बड़े ड्रैगन के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। आइलैंड के ऊपर आसमान में एक विशाल पर्पल ड्रैगन चक्कर लगा रहा था। उस विशाल ड्रैगन के ऊपर एक्सट्रीम किंग का एक आदमी सवार था। यह सच में वही जगह है। ड्रैगन आइलैंड पर उतरने के लिए बहुत बड़ा था, इसलिए वो बस ऊपर से चक्कर लगा रहा था। एक्सट्रीम किंग का आदमी ड्रैगन के सिर पर खड़ा था, नीचे आइलैंड को घूर रहा था। वीर को झटका लगा और उसने मन ही मन सोचा, एक्सट्रीम किंग इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच गए? वीर इस एक्सट्रीम किंग आदमी को नहीं पहचानता था, लेकिन उसने आदमी के पैरों के नीचे मौजूद विशाल ड्रैगन को तुरंत पहचान लिया। वीर ने इसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वो इसका नाम जानता था। यह मशहूर एक्सट्रीम पर्पल डीमन ड्रैगन था। यह डीफाइड था और किंग बाई के भाई मैंग लाई की सवारी था। मैंग लाई किंग बाई का सगा भाई था और वो बहुत पहले डीफाइड बन चुका था। वो एक्सट्रीम किंग के टॉप 10 एलीट्स में से एक था। अगर मैंग लाई जैसा शख्स भी वीर का शिकार करने के लिए टियांगसिया सिस्टम तक आया था, तो इससे पता चलता था कि वे उसे कितनी शिद्दत से मरा हुआ देखना चाहते थे। लेकिन वीर एक्सट्रीम किंग को दोष नहीं दे सकता था। किंग के बेटे की हत्या कर दी गई थी। अगर वीर ने अपने किए की कीमत नहीं चुकाई, तो एक्सट्रीम किंग और किंग बाई की गरिमा और गौरव हमेशा के लिए धूमिल हो जाते। वीर, मैं जानता हूं तुम यही हो। क्या तुम अपनी मर्जी से बाहर आना चाहते हो, या मैं नीचे आकर तुम्हें घसीट कर निकालूं? मैंग लाई हवा से गरज उठा, लकड़ी के घर को घूरते हुए। वीर का दिल जोर से धड़कना शुरू हो गया। वो जानता था कि उसके वीडियो भेजने के बाद एक्सट्रीम किंग उसका पीछा करेंगे, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वे इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे। वीर को उम्मीद थी कि जब एक्सट्रीम किंग आएंगे, तो डीमन स्पिरिट आसपास ही होगा, इसलिए वीर पर ध्यान देने से पहले उन्हें उससे निपटना पड़ेगा। लेकिन एक हैरान करने वाले मोड़ पर डीमन स्पिरिट अभी तक दिखाई नहीं दिया था। 2 डीफाइड तुम्हें ढूंढने आए हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम अपने सिर से बड़ी मुसीबत में हो। औरत ने दिलचस्पी से वीर को देखा। इससे पहले कि वीर जवाब दे पाता, मैंग लाई के नीचे एक्सट्रीम पर्पल डीमन ड्रैगन ने ड्रैगन पावर का एक गोला जमा किया। वो खुद को बैंगनी आग के प्राणी में बदल रहा था। वो आइलैंड को राख में बदलने के लिए उसे पूरी तरह से नष्ट करने जा रहा था। औरत का चेहरा सख्त हो गया और उसके हाथ में पकड़ी लालटेन की रोशनी और तेज हो गई। उस लाल रोशनी ने पूरे आइलैंड को ढक लिया
और बैंगनी फायरबॉल को बीच में ही रोक दिया। ड्रैगन का हमला उस रोशनी को भेद नहीं सका। बैंगनी आग जोर से जली और लाल रोशनी डगमगाई, लेकिन फिर भी वो आइलैंड को आग की शक्ति से बचाने में कामयाब रही। बैंगनी आग अविश्वसनीय रूप से बेकाबू थी, लेकिन वो उस ढाल को पार नहीं कर पाई। एक्सट्रीम पर्पल डीमन ड्रैगन बेहद गुस्से में आ गया। उसने और ज्यादा बैंगनी आग उगली, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो लाल रोशनी को हटा नहीं सका। औरत शांत रही। उसने अपनी लालटेन उठाई और अपना हाथ उसके अंदर डाल दिया। जब उसने अपना हाथ बाहर निकाला तो वीर ने देखा कि उसकी उंगलियों के ऊपर एक छोटी सी लौ फ्लेम टिमटिमा रही थी। औरत ने उसे आसमान में मंडराते हुए एक्सट्रीम पर्पल डीमन ड्रैगन की तरफ उछाल दिया। वो छोटी सी लौ तेजी से ऊपर की ओर गई और ड्रैगन से जा टकराई। धमाका! वीर ने देखा कि वहां एक परमाणु बम फट गया हो। एक्सट्रीम पर्पल डीमन ड्रैगन का विशाल शरीर चमकीली लाल आग के समंदर में डूब गया। वो राक्षस एक बड़े जलते हुए फायरबॉल में बदल गया। वो दर्द से चीखने लगा और आग को बुझाने की कोशिश में पागलों की तरह अपने पंख फड़फड़ाने लगा। लेकिन वो जितना ज्यादा फड़फड़ाता, आग उतनी ही ज्यादा जलती। वीर जम गया। आग संरेखित डिफाइड जेनोजेनिक होने के नाते एक्सट्रीम पर्पल डीमन ड्रैगन को आग खा लेनी चाहिए थी। इसके बजाय वो भीषण दर्द में जल रहा था। ये कल्पना करना मुश्किल था कि वो छोटी सी लौ कितनी भयानक रही होगी। औरत इतनी शांति से खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो बड़ी लाल लालटेन पकड़े रही और खिड़की के सामने खड़ी होकर एक्सट्रीम पर्पल डीमन ड्रैगन और मेंग लाई को देखती रही। अचानक वीर ने मेंग लाई को अपनी आस्तीन ऊपर करते हुए देखा। फिर ऐसा लगा जैसे वो आदमी एक ब्लैक होल में बदल गया हो। एक्सट्रीम पर्पल डीमन ड्रैगन पर लगी लाल आग उस ब्लैक होल में समा गई और सब कुछ गायब हो गया। एक धुएं का झोंका भी नहीं बचा। मेंग लाई बहुत शक्तिशाली है, वीर ने मन ही मन सोचा। तुम कौन हो? तुम वीर जैसे भगोड़े को क्यों बचा रही हो? मेंग लाई एक्सट्रीम पर्पल डीमन ड्रैगन के सिर पर खड़ा होकर खिड़की के पास खड़ी औरत को देख रहा था। उसने माथे पर शिकन डाली। ये मेरा घर है, औरत ने सीधे तरीके से कहा। तुम यूं ही यहां आकर इसे जलाने और लोगों को मारने की कोशिश नहीं कर सकते। मेंग लाई ने औरत को उसी अंदाज में देखा। वीर का एक्सट्रीम किंग के साथ गहरा द्वेष है। एक्सट्रीम किंग उसे अपने खून से कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे। अगर तुम हमें अपने घर में आने दोगी तो हम बहुत आभारी होंगे, और अगर मैं न दूं तो। मेंग लाई के लहजे से औरत खुश नहीं थी। मेंग लाई ने उसे रास्ते से हटने के लिए कहा था, लेकिन ये एक हुक्म जैसा लग रहा था। इसमें कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं थी। तो मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। एक्सट्रीम किंग अब यहां है और कोई मुझे रोक नहीं सकता, मेंग लाई ने अधिकार जताते हुए कहा। मेंग लाई को ऐसा कहते सुनकर वीर को लगभग हंसी आ गई। एक्सट्रीम किंग के पास कई जातियों को दबाने की शक्ति थी, और एक्सट्रीम किंग के सभी टॉप 10 डिफाइड एक गंभीर खतरा थे। लेकिन मेंग लाई ने गलत व्यक्ति के सामने रौब झाड़ा था। ये औरत सेक्रेड लीडर के युग से आई थी। एक्सट्रीम किंग का अल्फा भी कभी इस औरत का एक सेवक रहा होगा, और अब एक्सट्रीम किंग का एक वारिस उससे इस तरह बात कर रहा था। आदमी के इस अपमानजनक लहजे से वीर जानता था कि वो आगे क्या करने वाली है। एक्सट्रीम किंग सच में बहुत शक्तिशाली होंगे। मैं ये देखने को उत्सुक हूं कि तुम, एक्सट्रीम किंग के वंशज, कैसे मुझे चीरते हुए अपना रास्ता बनाओगे, औरत ने तिरस्कार, कॉन्टेम्प्ट से कहा। मेंग लाई ने माथे पर शिकन डाली। एक्सट्रीम किंग ब्रह्मांड की सबसे मशहूर जातियों में से एक थे, और वो बहुत लंबे समय से रहे थे। इसके अलावा मेंग लाई राजा का भाई था। वेरी हाई या एंशिएंट गॉड के लोगों को छोड़कर किसी ने भी उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। हम्फ! मेंग लाई ने अपने हाथ पलटे और आइलैंड की तरफ धकेलना शुरू किया। वो हाथ एक बड़े प्रिंट में बदल गया जिसने अचानक पूरी ढाल को ढक लिया।
उस प्रिंट से एक नरक जैसी रोशनी, हेलिश गॉडलाइट, जल उठी। वो किंग पढ़ने वाले एक पुराने शब्द में बदल गया और उसमें आकाश और जमीन को कुचलने की शक्तियां भरी हुई थी। टैंक्सिया सिस्टम के बादल उस शब्द के कारण हिल गए। आसपास के बादल सब रोल कर रहे थे और बड़े प्रिंट की शक्ति के नीचे स्पेस फट रहा था और टूट रहा था। पूरा इलाका विनाशकारी शक्ति का एक खतरनाक भंवर बन गया था। वीर की आंखों में ऐसा लगा जैसे उस न रुकने वाले शब्द से पूरी दुनिया को सपाट किया जा रहा हो। आइलैंड एक अंडे की तरह कुचलने वाला था। तुमने वर्ल्ड प्रिंट चुरा लिया और अब तुम्हें इसे यहां दिखाने की हिम्मत भी है। औरत ने तिरस्कार से देखा। उसने अपने हाथ उठाए और उसकी उंगलियों पर एक छोटा सा प्रिंट दिखाई दिया। उसने उसे आइलैंड की ओर आ रहे बड़े प्रिंट पर फेंक दिया। छोटा प्रिंट और बड़ा प्रिंट टकराए। छोटे प्रिंट पर अजीब सिंबल चमके। वीर बता नहीं सकता था कि सिंबल्स का क्या मतलब था, लेकिन उन्हें देखकर बेचैनी हो रही थी। ऐसा लगा जैसे अब ब्रह्मांड का भाग्य, डेस्टिनी उसी छोटे प्रिंट में समा गया हो। धमाका! छोटा प्रिंट बड़े प्रिंट से टकराया और फिर वो भयानक बड़ा प्रिंट टूटकर बिखर गया। वो छोटे प्रिंट को हटा नहीं सका। ये कैसे मुमकिन है? मैंग लाई का चेहरा बदल गया। उसका किंग प्रिंट आकाश और पृथ्वी को दबा सकता था और किसी भी जाति को इसे रोकने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब एक बहुत छोटे प्रिंट ने इसे कुचल दिया था। ये एक ऐसा नजारा था जिस पर विश्वास करना मुश्किल था। वीर ने संघर्ष को देखने के लिए अपने पर्पल आई बटरफ्लाई का इस्तेमाल किया। औरत के छोटे प्रिंट की संरचना बड़े प्रिंट के समान थी, लेकिन छोटे संस्करण की शक्ति बहुत ज्यादा घनी थी। वे मोटे तौर पर एक जैसे दिखते थे, लेकिन जब वे एक दूसरे से टकराए तो ये ऐसा था जैसे परिष्कृत स्टील, रिफाइंड स्टील, पकी हुई मिट्टी के सामने जा रहा हो। दुनिया को हिला देने वाला किंग प्रिंट टूट गया। वो औरत के वर्ल्ड प्रिंट का मुकाबला नहीं कर सका। वो छोटा प्रिंट उस दुनिया को हिला देने वाले किंग प्रिंट को तोड़ गया और उसके बाद भी वो मैंग लाई की ओर बढ़ता रहा। प्रिंट बड़ा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगा जैसे दुनिया ही छोटी होती जा रही है। उस प्रिंट की मुड़ी हुई शक्ति के नीचे सिकुड़ रही है। प्रिंट का प्रभाव अपने आसपास की हर चीज पर फैलता हुआ लग रहा था। मैंग लाई का जबड़ा कस गया। उसके शरीर से कई गोल्ड सब्सटेंस चेन्स उड़कर निकली और एक बड़ा हाथ बनकर उस छोटे प्रिंट पर पलटवार करने के लिए तैयार हुआ। लेकिन वो बड़ा हाथ उस प्रिंट के संपर्क में आते ही टूट गया। सारी सब्सटेंस चेन्स भी टूट गई। उस छोटे प्रिंट की शक्ति को हटाना नामुमकिन था। यह देखते हुए कि छोटा प्रिंट उसे दबाने ही वाला था, मैंग लाई चिल्लाया। उसके अंदर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। उसका शरीर सोने जैसा हो गया क्योंकि उसकी मांसपेशियां फैल गई और उसका कवच, आर्मोर, टूट गया क्योंकि उसका शरीर इतना बड़ा हो गया था कि उसे समा नहीं सकता था। अगले ही पल मैंग लाई के हाथ ने एक्सट्रीम पर्पल डीमन ड्रैगन के सिर को जकड़ लिया। उसके शरीर के सोने ने एक्सट्रीम पर्पल डीमन ड्रैगन को प्रभावित किया और ड्रैगन भी सुनहला होने लगा। मैंग लाई दहाड़ा। वो एक्सट्रीम पर्पल डीमन ड्रैगन को ऊपर उठा रहा था। उसने उसे उठा लिया जैसे कोई नाचती हुई चींटी किसी हाथी को उठा रही हो। मैंग लाई ने ड्रैगन को उसकी ओर बढ़ते हुए छोटे वर्ल्ड प्रिंट की ओर फेंक दिया और जब ड्रैगन उसके हाथों से निकला तो वो एक ड्रैकोनिक भाले, ड्रैकोनिक लांस में बदल गया। उसने छोटे वर्ल्ड प्रिंट पर वार किया और वो छोटे वर्ल्ड प्रिंट को दूर धकेलने में कामयाब रहा। वीर को इससे झटका लगा और उसने सोचा, ये किस तरह की शक्ति है? एक डीफाइड जेनोजेनी एक भाले में बदल गया। औरत ने मैंग लाई को आश्चर्य से देखा। जीन वर्ल्ड स्पीच के हथियार वाले हिस्से का इस्तेमाल ब्लडलाइन स्पिरिट बॉडी के धातु तत्व के संयोजन, कंजंक्शन में। ऐसा लगता है कि इन गुलामों में फिर भी कुछ सभ्य, डिसेंट चीज है। तुम क्या बकवास कर रही हो? यह मेरी एक्सट्रीम किंग की गोल्डन सोल्जर किंग बॉडी है। जीन वर्ल्ड स्पीच, तुम बकवास कर रही हो।
मैंग लाई गुर्राया। फिर उसने सुनहले ड्रैगन लांस को औरत की तरफ घुमा दिया। गोल्ड ड्रैगन लांस बैंगनी ड्रैगन फायर से जल रहा था। लांस की धातु आगे बढ़ी, अंतरिक्ष, स्पेस के ताने बाने को चीरते हुए औरत के सामने प्रकट हुई। औरत ने दिलचस्पी से गोल्ड ड्रैगन लांस को देखा। उसने उसे रोकने के लिए अपने सामने एक छोटा वर्ल्ड प्रिंट बुलाया। प्रिंट छोटा था, लेकिन लांस के लिए प्रिंट उतना ही बड़ा था जितना कि कोई ग्रह, प्लैनेट। लांस का ड्रैगन फायर कितना भी डरावना क्यों न हो, वो चुंबकीय रूप से, मैग्नेटिकली प्रिंट की तरफ खींच रहा था। हमला औरत की ढाल को पार नहीं कर पाया। मैंग लाई ने गोल्ड ड्रैगन के दिल पर अपनी पकड़ बनाए रखी। वो दहाड़ता रहा और गोल्ड ड्रैगन लांस के साथ आगे बढ़ा, उसे छोटे वर्ल्ड प्रिंट में घुसाता गया। लांस की ड्रैगन फायर पावर लगातार छोटे प्रिंट स्पेल में धंसती रही। दफा हो जाओ। जब मैंग लाई दहाड़ा तो गोल्ड ड्रैगन लांस ने आखिरकार छोटे प्रिंट को भेद दिया। वो प्रिंट फट गया और फिर अंतरिक्ष में दरार आ गई। गोल्ड ड्रैगन लांस मैंग लाई के साथ दहाड़ा और औरत की भौं की तरफ तेजी से बढ़ा। औरत हैरान दिखी और उसने हिलना भी बंद कर दिया। गोल्ड लांस की भयंकर ड्रैगन फायर ने उसकी खोपड़ी के आर पार एक छेद कर दिया, लेकिन उसका शरीर बस फट गया। और फिर मैंग लाई के पीछे एक और औरत का शरीर प्रकट हुआ। मून डॉपलगैंगर और टेलीपोर्टेशन। वीर ये नजारा देखकर जम गया। ये पहली बार था जब उसने किसी और को इस तरह लड़ते देखा था। औरत का मून डॉपलगैंगर वीर के डॉपलगैंगर से थोड़ा अलग था, लेकिन ये उसी विचार पर आधारित था। हालांकि औरत का मून डॉपलगैंगर ज्यादा साफ था और उसकी टेलीपोर्टेशन से अंतरिक्ष में कोई हलचल नहीं हुई। ये ऐसा नहीं था जैसा कि वीर अपने ड्रैगन विंग्स का इस्तेमाल करते समय शक्ति जमा करता था। औरत के दुश्मनों को कोई चेतावनी नहीं मिलेगी कि वो टेलीपोर्ट होने वाली है, कम से कम जब तक वो उनके पीछे प्रकट नहीं हो जाती। क्या डरावनी औरत है। अगर मैं इस तरह टेलीपोर्ट कर पाता तो शक्तिशाली दुश्मनों से लड़ने में मेरी सफलता की संभावना बहुत ज्यादा होती। वीर को ड्रैगन विंग्स के साथ ब्रेक स्पेस फ्लैश का उपयोग किए हुए बहुत समय हो गया था। वो अभी भी टेलीपोर्टेशन थी, लेकिन उसकी सीमा बहुत कम थी और उसे इस्तेमाल करने में बहुत समय लगता था। यह किंग क्लास की लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं था। आखिरकार ड्रैगन विंग्स एक म्यूटेंट मां की जेनोजेनिक जीन था। यह किंग क्लास की लड़ाई की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता था। मैंग लाई ने तेजी से प्रतिक्रिया दी। उसने गोल्ड ड्रैगन लांस को पलटा और लांस फायर एक दहाड़ते हुए गोल्ड ड्रैगन की तरह उसके पीछे खड़ी औरत की ओर बढ़ा। पांग! औरत का शरीर फिर से टूट गया, लेकिन वो मैंग लाई के बगल में प्रकट हुई और खुद से बुदबुदाते हुए बोली, मैंने गुलामों की इस जाति को कम करके आका। ये गोल्ड सोल्जर किंग बॉडी काफी दिलचस्प है। मैंग लाई की आंखें आग उगल रही थी। वो उसे सुन नहीं सकता था। वो एक पागल दानव देवता, डिरेंज डीमन गॉड की तरह लग रहा था, क्योंकि उसने गोल्ड ड्रैगन लांस को घुमाया। लांस जिस भी चीज को छूता वो उससे निकलने वाली आग से जलकर राख हो जाती। बादलों का समुद्र वाष्पित हो गया और गोल्ड ड्रैगन फायर की सब्सटेंस चेन्स आसमान में गरज उठीं। ये डीफाइड एलीट बहुत शक्तिशाली है। मैंग लाई दूसरे डीफाइड क्रीचर को अपना हथियार बनने के लिए मजबूर कर रहा है। वो इसे किसी भी दूसरे हथियार की तरह चला रहा है, और ये औरत व्यावहारिक रूप से 2 डीफाइड एलीट से लड़ रही है। वीर को शक्ति के इस प्रदर्शन को देखकर उसके अंदर ललक, लस्ट पैदा हुई। अगर वो शक्ति और उसके अधीन डीफाइड क्रीचर्स का एक समूह हासिल कर पाता तो कोई उसे हरा नहीं सकता था। भयंकर गोल्ड ड्रैगन लांस के खिलाफ औरत केवल क्लोन्स और अपनी टेलीपोर्टेशन की क्षमता का उपयोग करके ही लड़ सकती थी। लेकिन वीर अभी भी बता सकता था कि औरत के पास कुछ और चालें बाकी थी। वो भागने की कोशिश नहीं कर रही थी। इससे कहीं ज्यादा ऐसा लग रहा था कि वो उसकी गोल्ड सोल्जर किंग बॉडी की प्रशंसा कर रही है। मैंग लाई ने भी ये बात गौर की। अपने गुस्से में उसने अपने हमलों की रफ्तार और बढ़ा दी।
सब्सटेंस चेन्स एक ड्रैगन फायर की तरह आकाश और दिन को चबा रही थी। वो औरत को पीसकर धूल करना चाहता था, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ थे। औरत की टेलीपोर्टेशन क्षमताएं इतनी अच्छी थी जैसे उसके पास फ्रेम शिफ्ट ड्राइव लगा हो। वो इतनी तेजी से जगह बदलती थी कि ऐसा लगता था जैसे वो एक ही समय में हर जगह मौजूद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेंग लाई कितना भी मजबूत था, क्योंकि वो उसके सिर के एक बाल को भी छू नहीं सकता था। मेंग लाई औरत को छूने में असमर्थ था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसने गोल्ड ड्रैगन लांस को आइलैंड की ओर घुमाना शुरू कर दिया। लैंस फायर एक दहाड़ते हुए गोल्ड ड्रैगन में बदल गया जो आइलैंड की तरफ आया। ऐसा लगा जैसे वो पूरे आइलैंड को निगलने के लिए बस एक बार काटेगा। लालटेन अभी भी आइलैंड पर थी और वो लाल रंग में चमक रही थी। उसने आइलैंड की रक्षा की, लेकिन लाल रोशनी लांस की शक्ति का हमेशा के लिए सामना नहीं कर सकती थी। लांस फायर ने लाल रोशनी को तोड़ दिया और ड्रैगन फायर ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया। वीर को अचानक बहुत चिंता होने लगी। ये दो डिफाइड बीइंग्स की लड़ाई की शक्ति थी। शायद आइलैंड इसका सामना कर सके, लेकिन वीर और लकड़ी का घर नहीं कर पाएंगे। लकड़ी के घर में कई जीन आर्ट्स भी थे और उनके नष्ट होने का खतरा था। हालांकि वीर उनके बारे में ज्यादा चिंतित नहीं था। अगर वो मर गया तो बहुत सारे बेहतरीन जीन आर्ट्स का होना बेकार होगा। वो मुड़ा और घर से बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी ड्रैगन फायर अचानक गायब हो गया। उसने सिर ऊपर किया। गोल्ड ड्रैगन लांस ने चलना बंद कर दिया था। वो आइलैंड के ऊपर लटका हुआ था और औरत के नंगे हल्के पैर हथियार के ऊपर हल्के से टिके हुए थे। अच्छा समय। मेंग लाई औरत को छूने में असमर्थ था और इसलिए उसने आइलैंड पर हमला करने का फैसला किया था। अब जब औरत वहीं थी जहां वो चाहता था, तो गोल्ड सब्सटेंस चेन्स नाच उठीं। गोल्ड ड्रैगन लांस सुनहरी आग से भरा हुआ था। वो एक विशाल ड्रैगन की तरह दहाड़ा और उस पर वार करने के लिए तैयार हो गया। गोल्ड सोल्जर किंग बॉडी। हां, अब मैं समझ गई। औरत अभी भी लांस पर खड़ी थी। वो हल्का सा मुस्कुराई। जैसे ही लांस की गोल्ड ड्रैगन फायर फटी, उसके पैरों के चारों ओर एक सफेद रोशनी फैल गई। वो रोशनी संक्रामक थी और उसने गोल्ड ड्रैगन लांस को संक्रमित कर दिया। गोल्ड ड्रैगन लांस का रंग बदल गया और वो एक सेफ्ड मेटल ड्रैगन लांस में बदल गया। पांग। औरत के नंगे पैर मजबूती से लांस पर खड़े थे और फिर सेफ्ड ड्रैगन लांस एक ड्रैगन लाइट के साथ फट पड़ा। इसने मेंग लाई को जोर से मारा और उसने हथियार छोड़ दिया। वो सेफ्ड ड्रैगन लांस उससे दूर उड़ गया, फिर घुमा और औरत के हाथों में आ गया। नाम। तुम्हारे पास गोल्ड सोल्जर किंग बॉडी कैसे है? मेंग लाई ने उस औरत को घूरकर देखा जिसके हाथ में ड्रैगन लांस था। ऐसा लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। औरत ने सफेद ड्रैगन लांस को एक हाथ में ढीलेपन से पकड़ा। उसने उसे लापरवाही से घुमाया और मेंग लाई पर वार करने के लिए भेज दिया। लांस की ड्रैगन फायर ठीक वैसी ही थी जैसी आग मेंग लाई खुद इस्तेमाल कर रहा था। मेंग लाई का चेहरा पीला पड़ गया। उसने उस ड्रैगन लांस की क्रोधी शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं की। वो लड़खड़ा कर पीछे हटा और कुछ गोल्ड सब्सटेंस चेन्स का उपयोग किया, जिससे उसके सामने एक सोने की ढाल बन गई। लेकिन उस ड्रैगन लांस की शक्ति बहुत डरावनी थी। उसने ढाल को चीर दिया और वो सीधे मेंग लाई की ओर बढ़ा। वीर को आश्चर्य नहीं हुआ कि औरत इन क्षमताओं का उपयोग कर सकती थी। उसने यह पहले तब सुना था जब उसने औरत को एक्सट्रीम किंग का शॉकिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड पढ़ते देखा था। एक्सट्रीम किंग ने उसका जीन वर्ल्ड स्पीच चुरा लिया था और उसके कुछ हिस्सों को ब्लड पल्स स्पिरिट बॉडी के साथ मिला दिया था। एक्सट्रीम किंग का बुनियादी शॉकिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड भी औरत से चुराया गया था। इसलिए उसका गोल्ड सोल्जर किंग बॉडी का उपयोग कर पाना अजीब नहीं था। लेकिन जिस दक्षता से औरत ने एक्सट्रीम पर्पल डीमन ड्रैगन को चलाया, वो डरावना था। मेंग लाई को डिफाइड एलीट के बीच काफी मजबूत माना जाता था, लेकिन इस औरत जैसे राक्षस से मिलने पर
उसने अपना आपा खो दिया। अपना भाला खोने के बाद उसने लड़ना बंद कर दिया। जब उसे भागने का मौका मिला तो उसने उसे लपक लिया। उसने औरत से लड़ना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। वो एक्सट्रीम पर्पल डीमन ड्रैगन को वापस भी नहीं पाने वाला था। तुमने उसे भागने क्यों दिया? जब वीर ने देखा कि औरत ने मेंग लाई को भागने से नहीं रोका तो उसने जल्दी से पूछा। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले उसने अपना जबड़ा कसकर बंद कर लिया। वो लड़ाई को इतनी लगन से देख रहा था कि वो ये तथ्य भूल गया था कि उसे बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन वीर के बोलने के बाद कुछ भी बुरा नहीं हुआ। औरत बगीचे में उतरी और उसने सहजता से कहा, मेरा शरीर अभी अभी आजाद हुआ है और मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं। अगर वो लड़ता रहता तो मुझे शक है कि मैं उसे मार पाती। तो ये तुम्हारी कमजोर अवस्था है। वीर जम गया। अजीब है, मैंने जोर से बोला, फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्या ये असली औरत है? उसने स्टोन बुक को क्यों नहीं पहचाना? और उसके ओसीडी का क्या हुआ? वीर ने औरत को देखा। लाख कोशिशों के बाद भी वो ये तय नहीं कर सका कि वो असली थी या नकली। वीर एक और बात को लेकर भी सोच रहा था। लड़ाई एक मन को हिला देने वाले पैमाने पर की गई थी और वीर अभी भी उसके झटके महसूस कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद डीमन स्पिरिट दिखाई नहीं दिया था। वो क्यों नहीं आया? औरत लकड़ी के घर में लौटी और उस पर एक क्रिस्टल शील्ड रख दिया। वीर ने औरत को यह कौशल कई बार इस्तेमाल करते देखा था, लेकिन अब जब उसने उसे इस्तेमाल करते हुए देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने इसकी उपयोगिता को कम करके आका था। क्रिस्टल शील्ड ने लकड़ी के घर को घेर लिया और फिर वो छोटा हो गया। लकड़ी का घर भी सिकुड़ गया। कुछ ही सेकंड बाद क्रिस्टल औरत के हाथ में पड़ा एक अंडे के आकार का गोला बन गया। लकड़ी का घर उसके अंदर सुरक्षित था। चलो, औरत ने अपनी लालटेन उठाते हुए कहा और वीर से बात की। वो आइलैंड छोड़ने के लिए मुड़ी। इतना हंगामा, डीमन स्पिरिट क्यों नहीं आया? वीर ने उसके पीछे चलते हुए लापरवाही से पूछा। मैं आजाद हूं। अब वो मुझे खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा, औरत ने सपाट ढंग से कहा। वीर को यकीन नहीं था कि वो सच कह रही है, इसलिए उसने उससे सीधे पूछा, तुम इतनी आसानी से आजाद कैसे हो गई? क्या यह पहली बार था जब तुमने किसी से मदद मांगी? औरत के हाथ हिले और ड्रैगन लांस एक सफेद ड्रैगन बोट में बदल गया। वो ड्रैगन बोट पर बैठ गई और बोली, तुम्हें क्या लगता है कि टू वर्ल्ड माउंटेन तक कोई भी पहुंच सकता है? मुझे नहीं पता कि तुमने पहुंच कैसे हासिल की, लेकिन अगर दूसरे लोग वो कर सकते जो तुमने किया तो मैं बहुत पहले ही रिहा हो गई होती। तुम नहीं जानती कि मैं यहां कैसे पहुंचा। वीर ने अजीब तरह से औरत को देखा। औरत मुस्कुराई और बोली, क्या ये अजीब है? टू वर्ल्ड माउंटेन दो दुनियाओं के बीच है। हालांकि दूसरी औरत मेरी क्लोन थी, लेकिन जब मैं बंधी हुई थी तब मैं उससे बातचीत नहीं कर सकती थी। मेरे पास उसकी यादें नहीं हैं, और जब मैं आजाद हुई तो उसे एक ऐसी गुड़िया बन जाना चाहिए था जिसके धागे कट गए हों। मैं उसकी यादों को याद नहीं कर सकती। तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने ही तुम्हें बचाया है? जैसे ही वीर ने यह पूछा, उसे एहसास हुआ कि सवाल बेवकूफी भरा था। औरत ने फिर भी जवाब दिया, अगर मेरी क्लोन नहीं होती तो तुम्हें कैसे पता चलता कि तुम्हें मेरी टू वर्ल्ड लैंटर्न का पीछा करने की जरूरत है, और तुम्हें टू वर्ल्ड पाथ पर बात न करने की जरूरत कैसे पता चलती? नहीं तो तुम सचमुच मर गए होते। टू वर्ल्ड माउंटेन के प्रतिबंध टूट गए थे, जिसकी वजह से तुम्हें और एक्सट्रीम किंग के उस आदमी को टू वर्ल्ड माउंटेन तक पहुंचने की इजाजत मिली। वीर ने औरत को घूरकर देखा, ये जानने की कोशिश की कि क्या वो सच कह रही है। उसकी कहानी काफी हद तक विश्वसनीय लग रही थी। वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर उसने स्टोन बुक निकाली। तुम्हारी क्लोन ने कहा था कि अगर मैं उसे बचाऊंगा तो इस स्टोन बुक के बंधन टूट जाएंगे। तो ये अभी भी बंद क्यों है? औरत ने स्टोन बुक को देखा और कहा, किताब में वर्ल्ड प्रिंट है, इसलिए ये अपने आप नहीं खुलती। अगर किताब नष्ट भी हो जाए
तो कोई इसे नहीं खोल सकता सिवाय मेरे। तो क्या तुम इसे खोल सकती हो? वीर को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही है, लेकिन अगर वो जानती है कि किताब को कैसे खोलना है तो ये बहुत अच्छा होगा। बिना कुछ बोले औरत ने कैजुअली एक छोटा वर्ड प्रिंट चला दिया। किताब के कवर पर एक मोहर लग गई। एक रहस्यमय सिंबल संक्षेप में चमका और फिर स्टोन बुक की अदृश्य शक्ति टूट गई। किताब अब खोली जा सकती थी। वीर किताब खोलने का इंतजार नहीं कर सका। किताब के अंदर के शब्द ऐसे उछलने लगे जैसे वो जिंदा हों। वो परियों की तरह दिखे और वो औरत के माथे की ओर उड़ गए। वो सब उसकी भौहों में गायब हो गए। जब औरत ने परी जैसे सिंबल्स देखे तो वो हैरान दिखी और फिर वो समझ गई। वो नाव पर बैठ गई और सारे शब्दों को अपने माथे में बहने दिया। ओह शट अप, मुझे धोखा दिया गया है। वीर को अचानक सब समझ आ गया। स्टोन बुक के सारे शब्द बाहर उड़ने के बाद स्टोन बुक रेत में बदल गई जो वीर की उंगलियों से फिसल गई। औरत ने सारे शब्द अब्सॉर्ब कर लिए और फिर वीर को देखकर मुस्कुराई। मेरी क्लोन की यादें लाने के लिए धन्यवाद। तुम जानना चाहते हो कि सेक्रेड लीडर ने कौन सा टेस्ट किया था, है ना? वीर ने सिर हिलाया। स्टोन बुक में उसका जवाब नहीं था। वो क्लोन की यादों से भरी हुई थी। औरत नाव के सामने बैठी थी। उसने एक हाथ अपनी ठोड़ी के नीचे रखा और आकाश की ओर देखा। सेक्रेड लीडर बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी उम्र बहुत कम थी। वो केवल कुछ 100 साल ही जीते थे। इसकी तुलना उन लोगों से नहीं की जा सकती थी जो 10,000 साल, 10 लाख साल या यहां तक कि 1 अरब साल तक जी सकते थे। उन्होंने हमेशा के लिए जीने का रास्ता ढूंढने की बहुत कोशिश की, यहां तक कि खुद को कई पुनर्जन्मों, रीबर्थ्स से भी गुजारा। लेकिन आखिरकार वो फिर भी अपनी जिंदगी के अंत तक पहुंच गए। जिंदा रहने की कोशिश में सेक्रेड लीडर ने कई टेस्ट किए। फिर एक दिन एक आदमी जो खुद को गॉड कहता था सेक्रेड लीडर के पास आया। सेक्रेड लीडर ने इच्छा मांगी। वीर ने चौंक कर औरत को देखा। औरत ने सिर हिलाया। नहीं। सेक्रेड लीडर बहुत आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति थे। अगर वो अमरता पाना चाहते थे तो वो इसे खुद ढूंढते। वो किसी और प्राणी से इच्छा नहीं मांगते। वीर नहीं बोला। वो औरत की हर बात को ध्यान से सुन रहा था। इतने लंबे समय तक खोज करने के बाद वो आखिरकार इस रहस्य के केंद्र को छू रहा था। औरत ने आह भरी और कहा, सेक्रेड लीडर इच्छा नहीं मांगना चाहते थे। इसके बजाय वो गॉड को मारना चाहते थे। लेकिन उन्होंने जो भी शक्ति इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो गॉड को नुकसान नहीं पहुंचा सके। वो उसके कपड़े को भी नहीं हिला सके। तुम कल्पना नहीं कर सकते कि सेक्रेड लीडर कितने हैरान थे। उन्होंने व्यावहारिक रूप से पूरे ब्रह्मांड पर शासन किया, फिर भी वो खुद को गॉड बताने वाले इस प्राणी को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। लेकिन यह स्वघोषित गॉड भी किसी प्रकार की शक्ति से प्रतिबंधित था। वो सेक्रेड लीडर को भी मार नहीं सका। लेकिन उस मुठभेड़ के बाद सेक्रेड लीडर ने यह पता लगाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी कि वो गॉड किस तरह का प्राणी था। बहुत कुछ हुआ और अंत में सेक्रेड लीडर एक को मारने में कामयाब रहे। क्या सेक्रेड लीडर ने एक गॉड को मार दिया? वीर ने पूछा। उसका गला कस गया था और उसकी आवाज भर्रा गई थी। औरत ने सिर हिलाया। वो सचमुच में कोई गॉड नहीं था। वो एक मूर्ति थी। ये एक ऐसी मूर्ति थी जिसे गॉड नियंत्रित करता था। वीर ने डेस्टिनीज टावर के अंदर मौजूद गॉड के बारे में सोचा। वो एक मूर्ति थी, किंग जून जैसे वास्तविक देवता से ज्यादा एक प्रतिनिधित्व। मूर्ति को नष्ट करने के बाद सेक्रेड लीडर ने कुछ परीक्षण किए। उन्हें यह जानकर झटका लगा कि जब उन्होंने मूर्ति से कुछ शक्ति अब्सॉर्ब की तो उनकी उम्र बढ़ गई थी। सेक्रेड लीडर अविश्वसनीय रूप से उत्साहित हो गए और उन्होंने सोचा, अगर गॉड की एक मूर्ति को मारने से मेरी उम्र इतनी बढ़ गई तो क्या होगा अगर मैंने असली गॉड को मार दिया? औरत मुस्कुराई। और इस तरह सेक्रेड लीडर ने गॉड को कैसे मारा जा सकता है,
इस पर शोध जारी रखा। लेकिन जब उनकी मूर्ति नष्ट हो गई तो उस गॉड ने उनसे नफरत की और उन्हें मारना चाहा। सेक्रेड लीडर गॉड को नहीं मार सका, लेकिन गॉड भी सेक्रेड लीडर को नहीं मार सका। वो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से लड़ रहे थे। जब सेक्रेड लीडर का वास्तव में गॉड से युद्ध करने का समय आया तो हम सभी अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे। फिर भी उसी समय से हमारे सबसे बड़े दुख की अवधि शुरू हुई। ये कहते हुए औरत ने आह भरी। सेक्रेड के सभी सदस्यों ने सेक्रेड लीडर के दृष्टिकोण को साझा नहीं किया। जब वो गॉड से लड़े तो सेक्रेड लीडर के परिवार, दोस्त, अधीनस्थ और यहां तक कि पत्नियों ने भी गॉड के लिए उन्हें धोखा दे दिया और उन्होंने सेक्रेड लीडर को मुश्किल स्थिति में डाल दिया। सेक्रेड लीडर का द स्टोरी ऑफ जीन्स पर शोध एक गतिरोध, डेड एंड पर था। कोई भी द स्टोरी ऑफ जीन्स का अभ्यास नहीं कर सकता था, इसलिए कोई ऐसा सुपर जीन नहीं था जो गॉड को धमका सके। और तब तक सेक्रेड लीडर की उम्र खत्म हो चुकी थी। और फिर गॉड ने सेक्रेड को नष्ट कर दिया और सेक्रेड लीडर को मार दिया। वीर ने पूछा। औरत ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। ऐसा होने से पहले मैं पहले ही 2 वर्ल्ड माउंटेन में दफन हो चुकी थी। उस समय तक सेक्रेड लीडर सब कुछ खो चुके थे। सेक्रेड खुद को एक साथ रखने में असमर्थ था, इसलिए उसका पतन केवल समय की बात थी। जब वीर ने यह सुना तो उसने आह भरी। सेक्रेड लीडर इतने मजबूत थे, फिर भी वो गॉड को नहीं हरा पाए। ये पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन कम से कम उन्होंने हमें यह बताया कि गॉड का विरोध किया जा सकता है। औरत ने कहा, ठीक है, तो तुम्हें 2 वर्ल्ड माउंटेन में सील क्यों किया गया था? वीर वास्तव में पूछना चाहता था कि क्या वो भी गॉड से लुभा गई थी और उसने कोई इच्छा मांगी थी, लेकिन उसने जल्दी से ऐसा न करने का फैसला किया। औरत का चेहरा बदल गया। एक पत्थर के चेहरे के साथ उसने कहा, यह तुम्हारी समस्या नहीं है। मैंने अब अपना कर्ज पूरी तरह से चुका दिया है। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, इसलिए तुम जा सकते हो। वीर का दिल उछल पड़ा और उसने सोचा, यह औरत 2 वर्ल्ड माउंटेन के पत्थर में बंद थी। इसका डीमन स्पिरिट से कुछ लेना देना जरूर होगा। डीमन कार में उकेरी गई वो औरत यही होनी चाहिए। वीर के दिमाग में ये विचार गूंज रहे थे, लेकिन उसने उन्हें पुष्टि करने की कोशिश नहीं की। उसने उससे कहा, मैं तुम्हें इतने लंबे समय से जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता। औरत ने वीर को देखा। तुम यहां क्यों घूम रहे हो? दफा हो जाओ। वीर के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो ड्रैगन बोट से उतर गया। जब वो औरत को देखने के लिए मुड़ा तो ड्रैगन बोट अंतरिक्ष में ऊपर उड़ गया था और गायब हो गया था। वो कहाँ गई, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। सेक्रेड लीडर के समय में भी लोग इन चीजों से लड़ रहे थे जो खुद को गॉड बता रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे गॉड हर बार जीतता है। वीर ने आंखें बंद कर ली और सोचना जारी रखा। जब सेक्रेड नष्ट हुआ तो क्या सेक्रेड लीडर मर गए? सैंक्चुरी सेक्रेड लीडर के लिए अमर आत्माओं पर शोध करने की जगह थी। क्रिस्टलाइसिस ने बाद में इस क्षेत्र को अपनाया। अन्य जातियों ने सैंक्चुरीज पर कब्जा क्यों नहीं किया? क्रिस्टलाइसिस ही एकमात्र क्यों थे जो ऐसा कर सकते थे? क्या क्रिस्टलाइसिस सैंक्चुरीज के रहस्यों को जानते थे? शायद। औरत ने कहा था कि क्रिस्टलाइसिस परीक्षण थे और वे बहुत होशियार थे। उन्हें सेक्रेड के कुछ रहस्य जरूर पता रहे होंगे। वीर ने इसके बारे में सोचा और फिर उसकी आंखें चमक उठीं। इसका मतलब यह होना चाहिए कि क्रिस्टलाइसिस ने सेक्रेड लीडर के शोध को जारी रखा। लेकिन सेक्रेड लीडर ने वास्तव में क्या शोध किया था? स्पिरिट्स, डेविल सोल्स, जेनोजेनिक्स। क्रिस्टलाइसिस को ठीक से पता नहीं था कि वे क्या कर रहे थे। उनके शरीर बहुत कमजोर थे, इसलिए वे शायद अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए सैंक्चुरीज का उपयोग करना चाहते थे। लेकिन सेक्रेड लीडर का शोध इतने सरल उद्देश्य के लिए नहीं हो सकता था। मैंने बहुत कुछ सीख लिया है,
अब मुझे कहानी की शुरुआत और अंत पता है। मुझे केवल बीच के कुछ विवरण, डिटेल्स ही जानने बाकी है। और अब मैं द स्टोरी ऑफ जीन्स के बारे में भी ज्यादा जानता हूं, इसलिए ये मेरे अभ्यास के लिए काम आना चाहिए। वीर ने बहुत राहत महसूस की और उसने सोचा कि वो उन सभी जवाबों को पाने के करीब है जिनकी उसे जरूरत थी। वीर ने चारों ओर देखा जब तक कि उसे पता नहीं चला कि वो कहाँ है, और फिर वो सफेद महल की ओर वापस जाने लगा। उसे बार्बी के पास वापस जाना था। वीर को जल्द ही एहसास हुआ कि टियांगसिया सिस्टम बहुत बड़ा था। एक दिशा में टिके रहना लगभग असंभव था और हर जगह बादल ही बादल थे। उसे ये भी नहीं दिख रहा था कि वो कहाँ जा रहा है। जब वो ये तय करने की कोशिश कर रहा था कि किस दिशा में जाना है, तो उसने कुछ परछाइयों का आकार देखा। कई किंग क्लास लोग बादलों में उड़ रहे थे। बार वीर को उस परछाई को देखकर झटका लगा। वो बार था, लेकिन इस बार दिया रॉबर के साथ नहीं था। उसके साथ कई अलग अलग जातियों के लोग थे। जब बार ने वीर को देखा तो वो खुशी से भर गया। सभी वीर तक पहुंचने के लिए तेजी से बढ़े। उनके चेहरे देखकर वीर तुरंत समझ गया कि वे उसके पीछे आ रहे हैं। 90% संभावना थी कि वे एक्सट्रीम किंग के इनाम के लिए उसके पीछे थे। वीर हिचकिचाया। उसने अपने वंजीय रूबिक्स क्यूब को सक्रिय किया और अपने वीडियो स्ट्रीम को ट्रेजर आइडेंटिफायर एल्डर से जोड़ दिया। वीर, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं। बार ने वीर की तरफ लपका, अपना चाकू निकाला और वार किया। हालांकि बार डिस्ट्रॉयड का हाइब्रिड था, उसकी प्रतिभा अधिकांश पूर्ण रक्त वाले डिस्ट्रॉयड से ज्यादा डरावनी थी। इसके अलावा वो व्यावहारिक रूप से अमर था। जब तक उसकी कोशिकाएं, सेल्स, पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाती, वो अपने बचे हुए जीन्स के माध्यम से पुनर्जन्म ले सकता था। और हर बार जब उसका शरीर नष्ट होता था, तो वो और मजबूत होकर वापस आता था। वो एक ऐसे तिलचटे कॉकरोच जैसा था जो कभी नहीं मरता। बार पहले ही कई हफ्डीफाइड लोगों को मार चुका था जो कागज पर उससे ज्यादा मजबूत थे। वीर उससे पहले भी एक बार लड़ चुका था, लेकिन वो उस पागल को खत्म नहीं कर पाया था। ट्रेजर आइडेंटिफायर एल्डर को वीडियो मिलने के बाद स्ट्रीम को सभी मीडिया स्टेशनों पर वितरित कर दिया गया। उन्होंने सभी को देखने के लिए वीडियो चलाया। हालांकि ये एक लाइव स्ट्रीम नहीं था। इसे ट्रेजर आइडेंटिफायर एल्डर और उनकी टीम द्वारा संशोधित, मॉडिफाइड किया गया था इससे पहले कि इसे सभी प्रसारण नेटवर्कों पर चलाया जाता। इसे संसाधित, प्रोसेस्ड करने के लिए थोड़ा विलंब, डिले था, लेकिन ज्यादातर लोग इसे वैसे भी एक लाइव स्ट्रीम ही मानते थे। पिछले 2 प्रसारणों के साथ 1000 ट्रेजर्स ने जो सामग्री दी थी, उसे देखते हुए अधिकांश प्रसारण नेटवर्कों ने तुरंत ट्रेजर आइडेंटिफायर एल्डर को एयर टाइम दिया। पिछले 2 प्रसारणों के लिए अद्भुत दर्शक संख्या थी, इसलिए इस वीडियो को सामान्य स्वीकृति प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ ही पलों में प्रसारण जीन यूनिवर्स में स्क्रीनों पर चल रहा था। टागो जीन फ्लूइड, यह आपको टागो की तरह मजबूत बनाता है। देवियों और सज्जनों, टियांगसिया सिस्टम में पहले प्रसारण स्टेशन में आपका स्वागत है। यहां वीर को पकड़े जाने का वीडियो है। जो शो ऑन एयर था, वो अचानक रुक गया। बहुत से लोग नाराज थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब क्या चल रहा है, तो उनकी आंखें चौड़ी हो गई और स्क्रीन पर टिकी रह गई। क्या वो डिस्ट्रॉयड से बार नहीं है, और स्टॉर्म से शैडो, और देखो वहां थंडर स्नेक से थंडर है। उन्होंने वीर को घेर लिया है। वो इसी लायक है। जब वो भागा था तो वंजीय रूबिक्स क्यूब से स्ट्रीमिंग कर रहा था। उसे मर जाना चाहिए। बार उसके पास जा रहा है, बहुत शक्तिशाली। कोई आश्चर्य नहीं कि बार इतना प्रसिद्ध है। उसके वार की शक्ति छोटे ग्रहों को नष्ट कर सकती है। तुम क्या जानते हो? इसे डिस्ट्रॉयड गॉडलाइट कहा जाता है। अगर तुम उस रोशनी की किरण की चपेट में आ गए, तो तुम या कोई अन्य प्राणी बस मर जाएगा। तुम लोगों को कुछ नहीं पता। डिस्ट्रॉयड गॉडलाइट बार का सबसे मजबूत मूव नहीं है।
बार के बारे में अद्भुत चीज उसका अमर शरीर है। उसे मारा नहीं जा सकता। अगर वीर बार को हरा भी देता है तो भी बार आना बंद नहीं करेगा। साथ ही दूसरे एलिट्स भी वहां हैं। वीर आज भाग नहीं पाएगा। हर कोई देख रहा था और सामग्री पर चर्चा कर रहा था। बार शिकार पार्टी का सबसे प्रसिद्ध सदस्य था, लेकिन दूसरे किंग्स भी बहुत अच्छे थे, खासकर शैडो और थंडर। वे कुछ कम प्रसिद्ध उच्च जातियों से संबंधित थे। फिर भी व्यक्तियों के रूप में वे कमजोर नहीं थे। वे आसानी से अधिकांश जातियों के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। साथ ही शैडो और थंडर हफ्डी फाइट थे। वो बार से एक कदम ज्यादा थे, इसलिए शक्ति के मामले में वे उससे ज्यादा थे। जब हर कोई ये देख रहा था, बार का बोन नाइफ अचानक वीर के सिर की ओर लपका। एक डरावना डिस्ट्रॉयड नाइफ लाइट वीर पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। वीर एक तरफ हट गया, बोन नाइफ के वार से बचते हुए, और बार की छाती में पंच मारा। अच्छा वार, बार चिल्लाया। फिर उसने अपनी बाईं मुट्ठी को वीर की मुट्ठी से टकराने के लिए ठहका। पांग! दो मुट्ठियां एक दूसरे से टकराई, जिससे एक शक्तिशाली शॉकवेव निकली। बादल उठे और धुल गए, जैसे कि वे एक सुनामी में बदल गए हों। वीर अपनी जगह से नहीं हिला, लेकिन बार हवा में उड़ गया। जब वह 10 मीटर दूर जाकर रुका तो उसका चेहरा बदल गया। उसके मुट्ठी पर किसी तरह की बर्फ फैल रही थी और वो उसकी बाहों से ऊपर चढ़कर उसके पूरे शरीर को ढक रही थी। बार चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि उसे मौका मिलता, उसका शरीर बर्फ का एक ब्लॉक बन गया। बर्फ के अंदर बार उसी गुस्से वाली, दहाड़ती हुई स्थिति में था। हालांकि वो कोई आवाज नहीं निकाल सका। वीर बार के पास से तेजी से गुजरा, अपने जमे हुए प्रतिद्वंदी को देखे बिना ही। वो दूसरे किंग्स के पीछे गया। शैडो, जो स्टॉर्म जाति की थी, सबसे पहले वीर पर आई। उसका शरीर एक चक्रवात, टाइफून जैसा था, क्योंकि वो वीर की ओर बढ़ी। वीर अराजकता के भीतर उसके शरीर को भी नहीं देख पाया। एक डरावना तूफान वीर के शरीर की ओर आ रहा था। उस तूफान की हवा तेज हथियारों की बौछार जैसी थी, जो अंतरिक्ष के ताने बाने को फाड़ सकती थी। वीर का शरीर सेकंडों में टुकड़ों में कट गया। क्या वीर को गिराने में बस इतना ही लगा? शैडो अपने कृत्रिम चक्रवात से बाहर निकली और वीर के शरीर को खून के टुकड़ों में देखकर वो अंधेरे में हंसने लगी। हालांकि अगले ही सेकंड शैडो जम गई। वीर का टूटा हुआ शरीर हवा में गायब हो गया। शैडो जानती थी कि यह बुरा था, लेकिन उसे एहसास बहुत देर से हुआ। वीर का चेहरा उसके सामने प्रकट हुआ और उसने उसके पेट में पंच मारा। पांग! शैडो के पेट में लगने वाले पंच ने उसे हवा में ऊपर उछाल दिया। हालांकि उसके पास हवा की सुरक्षा थी, फिर भी वो वीर की बर्फ से ठोस जम गई। इससे पहले कि वो नीचे उतरती, वो एक बर्फ की मूर्ति थी। थंडर ने जो हुआ वो देखकर अपना मुंह खोल दिया, लेकिन उसने अपना नजदीक आना धीमा नहीं किया। जब वो वीर के काफी करीब आया तो उसने अपना किंग हैरियर इस्तेमाल किया। गरज और बिजली तुरंत आसपास गड़गड़ाने लगी और टकराने लगी, जिससे इलाके के सभी कोने ढक गए। वीर अचानक एक भयंकर तूफान से घिर गया और उसका शरीर गरज के बीच डूब रहा था। शुद्ध हमलावर एरिया से निपटना सबसे आसान था, लेकिन उनसे निपटना सबसे मुश्किल भी था। शुद्ध भौतिक हमलों को रोकना काफी आसान था अगर आप उन्हें रोक सकते थे, लेकिन अगर वे किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते थे जो उनके तत्व एलिमेंट के लिए कमजोर था, तो वे बेहद घातक हो सकते थे। ऐसी चीज के खिलाफ कोई बीच का रास्ता नहीं था। उस एरिया के दायरे के अंदर भागने की कोई जगह नहीं थी। वीर केवल अपने शरीर का उपयोग करके जो उसके रास्ते में आ रहा था, उससे लड़ सकता था। वो थंडर एरिया सबसे मजबूत नहीं है जो मैंने देखा है, लेकिन थंडर खुद हफ्डीफाइड है। वीर, दूसरी ओर, अभी अभी किंग बना है। वो पहले या दूसरे टियर से आगे नहीं बढ़ पाया होगा।
वीर इतने शक्तिशाली एरिया के भीतर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, एक किंग ने वीडियो देखते हुए कहा। हालांकि उसके ऐसा कहने के बाद थंडर एरिया में एक छेद चीर दिया गया। वीर बिजली के उस महासागर से बाहर आया। उसके चारों ओर बिजली कड़क रही थी, लेकिन उसने उसके शरीर को छुआ भी नहीं। वीर एक बिजली की कील पकड़े हुए था। वो थंडर के सामने भागा और कील से उसे वार करने की कोशिश की। थंडर एक बिजली का सर्पिल पकड़े हुए था। उसने शुद्ध बिजली के बोल्ट को वीर से टकराने के लिए उठाया, लेकिन जब बिजली ने वीर को छुआ तो ऐसा लगा जैसे बिजली खुद विद्युतीकृत हो गई हो। उसने लगभग बिजली का सर्पिल गिरा ही दिया था। पांग! वीर के बाएं हाथ ने थंडर की छाती पर पंच मारा। थंडर को तुरंत हवा में उड़ा दिया गया। उसका शरीर जल्दी से दूसरों की तरह एक और बर्फीली मूर्ति बन गया। कुछ ही मिनटों में बार, शैडो और थंडर, 3 किंग एलीट को वीर ने जमा दिया था। वे सभी सदमे में थे। वीर के पीछे आए 2 अन्य किंग्स भी सदमे में थे। वे 8वें या 9वें टियर किंग्स थे। वे बार जितने प्रतिभाशाली नहीं थे, या शैडो और थंडर की तरह हफ्डीफाइड नहीं थे। अगर वो 3 शक्तिशाली लोग पहले ही वीर द्वारा जमा दिए गए थे, तो वे खुद वीर से लड़ने की कोशिश करके अपनी गलती को और बढ़ाने की हिम्मत नहीं करेंगे। वे भागने के लिए मुड़े, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वीर उनके पास से तेजी से गुजरा। उन किंग्स द्वारा उत्सर्जित दोनों एरियाज टूट गए और वे भी बार और अन्य लोगों की तरह बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। भले ही वर्णन करने में समय लगा हो, लेकिन असल में लड़ाई कुछ ही पलों में खत्म हो गई थी। वीर कुछ ही कदमों में 2 हफ्डीफाइड और 3 किंग्स को सफलतापूर्वक जमाने में कामयाब रहा। क्या मैं सही देख रहा हूं? थंडर और शैडो, दोनों हफ्डीफाइड योद्धा, जम गए। बार भी अभी तक जमा हुआ है। क्या क्रिस्टलाइसिस सचमुच इतने मजबूत हैं? ये बहुत शानदार है। एक पंच, एक आदमी। उसने 2 हफ्डीफाइड लोगों और 3 किंग्स को हराया। कोई आश्चर्य नहीं कि वो एक्सट्रीम किंग के राजकुमार को मारने में सक्षम था। क्रिस्टलाइसिस के शरीर इतनी तेजी से कब से विकसित होने लगे? क्या क्रिस्टलाइसिस पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं थे? हालांकि ये शुद्ध, ठंडी शक्ति नहीं लगती है। अगर यह इतना सरल होता तो बार और थंडर पूरी तरह से इस तरह सील नहीं होते। पूरा ब्रह्मांड वीर ने जो किया था उससे सदमे में था। महज कुछ ही पलों में 5 शक्तिशाली किंग्स को सील करना एक प्रभावशाली उपलब्धि थी। किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। यह आदमी मजबूत होता जा रहा है। मुझे भी खुद को बेहतर बनाना होगा। समर प्रताप ने अपने फोन पर वीर की लड़ाई देखकर कहा। उसकी आंखें चमक रही थी, क्योंकि वो एक जेनोजेनिक से भरे पहाड़ की ओर चल रहा था। जीतेश खन्ना उस समय अपनी गोद में एक गाना महिला लिए हुए था, और वो स्वादिष्ट भोजन और अच्छी शराब का मजा ले रहा था। जीन स्क्रॉल की लड़ाइयों के दौरान उसने अपना सारा पैसा डॉलर के जीतने पर लगाया था। उस जुए का एक बहुत बड़ा फायदा हुआ था, इसलिए अब वो अपनी जरूरत की कई चीजें खरीद सकता था। ये बात सचमुच मुझे गुस्सा दिलाती है। हम सब में से वीर ही क्यों इतना प्रसिद्ध है? नहीं, मुझे अपनी खुद की एक लाइव स्ट्रीम करनी होगी। मैं इस जीन यूनिवर्स के देहातियों, रेडनेक्स को दिखाना चाहता हूं कि तुलना में मैं कितना महान हूं। जीतेश खन्ना ने कहा, जैसे ही उसने वीर को बार और 4 अन्य लोगों को सील करते हुए देखा। उसके आसपास की लड़कियां भी वीर की लड़ाई देख रही थी। हर नए हमले के साथ खुशी से चिल्ला रही थी। इसने जीतेश खन्ना का मूड और खराब कर दिया। बुरा नहीं है, वो लगभग मेरी लीग में आ गया है। अगर वो कड़ी मेहनत करता रहा तो वो मेरी शक्ति का 30% तक पहुंच सकता है, एक्स किंग ने कहा। उसने गहरे धूप के चश्मे पहने हुए थे और उसके हाथ में बियर की एक बोतल थी। वो अपने महंगे विमान को उड़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन उसके बगल में एक कलम और कागज भी था। जैसे ही वो उड़ा, उसके जहाज के मॉनिटर पर अचानक एक व्यक्ति की छवि दिखाई दी। वो 1000 ट्रेजर्स अलायंस का एक कर्मचारी था।
एक्स किंग को देखकर वो मुस्कुराया और बोला, बॉस एक्स किंग, क्या आपने अपनी तीसरी कॉमिक अभी तक खत्म कर ली है? पूरा ब्रह्मांड आपकी ओवर बियरिंग प्रेसिडेंट लव लव लूवे गाथा के 3 का इंतजार कर रहा है। आह, हे, आह, क्या क्या तुम? ओह, सिग्नल खराब है। आह, चुंबकीय तूफान। ओ नहीं, ओ नहीं, एक्स किंग ने कहा। फिर उसने अपना फोन पटक कर बंद कर दिया। कौन सा कलाकार अपनी समय सीमा का पालन करेगा और समय पर अपना काम सौंपेगा? एक्स किंग ने अपने पेय की एक घूंट ली और वीर को लड़ते हुए देखने के लिए वापस आ गया। एक्सट्रीम किंग में एक भूत जैसा शरीर एक खाली पहाड़ से निकल रहा था। वो अंडरवर्ल्ड में चला गया, किंग्स किंगडम से गुजरा और टैंक्सियस सिस्टम की ओर बढ़ गया। मुझे परवाह नहीं कि तुम हाइड्रॉक्स हो या वीर, इस बार मैं तुम्हें हराने जा रहा हूं। मोबिन ने अंतरिक्ष की गहराइयों को पार करते हुए खुद से उत्साहित होकर कहा। वीर ने बार और अन्य 4 को जमाने के बाद उनके पास मौजूद अच्छी चीजें चुराने का इरादा किया। हालांकि बेचैनी की एक लहर उसके शरीर से गुजरी। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसने वंजीय रूबिक्स क्यूब को खुद से दूर फेंक दिया। जिस पल वीर ने वंजीय रूबिक्स क्यूब फेंका, एक सुई जैसा ब्लेड वंजीय रूबिक्स क्यूब के छवि डिस्प्ले से भौतिक मटीरियलाइज्ड हो गया। पतला ब्लेड वीर के गाल के ठीक बगल से उड़ गया। एक काली छाया उस ब्लेड का पीछा करते हुए वंजीय रूबिक्स क्यूब से बाहर आई। एक व्यक्ति ने वंजीय रूबिक्स क्यूब पकड़ा और वीर को दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। तुम कौन हो? वीर ने उस अजीब प्राणी से पूछा जो वंजीय रूबिक्स क्यूब से निकला था। उसकी भौहें तन गई। प्राणी का शरीर इंसान जैसा था, लेकिन सिर भेड़ का था। उसकी पीठ से चमगादड़ जैसे पंख फैले हुए थे। उसकी काली रंग की खाल चमक रही थी। मैं शैडो गोस्ट हूं, उस अजीब प्राणी ने वंजीय रूबिक्स क्यूब से खेलते हुए कहा। वंजीय रूबिक्स क्यूब अभी भी सक्रिय था, और जब उन्होंने शैडो गोस्ट का नाम सुना तो कई दर्शक अपनी सीटों पर जम गए। शैडो गोस्ट पायरेट से आया था। हालांकि वह केवल हाफ डीफाइड था, उसका नाम कई लोगों के दिलों में डर पैदा करता था। यहां तक कि कई डीफाइड एलीट्स भी इस प्राणी से सावधान रहते थे। शैडो गोस्ट एक दुर्लभ जाति से आया था, लेकिन उसकी प्रतिभाएं इतनी घातक थी कि उच्च जातियों के कई लोगों में डर पैदा कर सकती थी। जब तक एक वीडियो किसी वास्तविक स्थान पर फिल्माया जा रहा था, शैडो गोस्ट उस वीडियो में प्रवेश कर सकता था और उस स्थान की यात्रा कर सकता था जहां फिल्मांकन हो रहा था। उसने यही किया जब वो रिकॉर्डिंग वंजीय रूबिक्स क्यूब से बाहर आया, लेकिन वो उसके बारे में सबसे डरावनी बात नहीं थी। एक बार जब शैडो गोस्ट किसी वीडियो में प्रवेश कर जाता था, तो वो बिना किसी चेतावनी के किसी भी समय खुद को प्रकट कर सकता था। जरा कल्पना कीजिए, आप अपने अच्छे दोस्त से बात कर रहे हैं या अपने प्रेमी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, और फिर अचानक वीडियो चैट से एक तलवार निकलती है और आपको बींध देती है। ज्यादातर लोग खुद को बचाने के लिए इतनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं दे पाते थे। ईश्वर ही जानता था कि शैडो गोस्ट ने इस तरह से कितने किंग्स या हाफ डीफाइड को मारा होगा। कई लोग तो कभी जान भी नहीं पाए कि वे कैसे मरे। इसे रोकना काफी मुश्किल था। शैडो गोस्ट उसके पीछे पड़ गया है। वीर खतरे में है। नामुमकिन। वीर ने इतनी तेजी से प्रतिक्रिया कैसे दी? उसने अपना वंजीय रूबिक्स क्यूब अपने शरीर के पास रखा हुआ था, लेकिन फिर भी वो शैडो गोस्ट के घात लगाकर किए गए हमले से बच गया। हां, वीर ने अभी अभी 5 शक्तिशाली दुश्मनों को जमाया है। उसके बाद उसे आराम से और लापरवाह होना चाहिए था, लेकिन वो वास्तव में वार से बच गया। क्या उसने वृत्ति, इंस्टिंक्ट से चकमा दिया, या वो किसी तरह जानता था कि क्या होने वाला है? जो भी हो, ये काफी डरावना है। शैडो गोस्ट वंजीय रूबिक्स क्यूब को अपनी हथेली में घुमाते हुए वीर को घूर रहा था। वो क्रूरता से हंसा। हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, और किसी ने मुझे तुम्हें मारने के लिए सीधे काम पर नहीं रखा है। हालांकि
एक्सट्रीम किंग द्वारा दिया जा रहा इनाम बहुत लुभावना है। आज मुझे तुम्हें मारने की तकलीफ उठानी पड़ेगी। वीर ने कभी शैडो गोस्ट के बारे में नहीं सुना था, इसलिए वो नहीं जानता था कि वो कौन है। लेकिन उसे वनजीय रूबिक्स क्यूब के वीडियो से बाहर आते देखकर वीर को पता चल गया कि उसके पास किस तरह की शक्तियां हैं। तुम मुझे पहले नहीं मार पाए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब मेरा सामना कर सकते हो? वीर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। तुम्हें लगता है कि मेरे पास बस इतनी ही शक्ति है? मुझे तुम्हें अपना असली शैडो एरिया दिखाने दो। इसके बाद शैडो गोस्ट ने अपने खाली हाथ से एक और कैमरा निकाला। कैमरा चमकने पर एक तेज क्लिक की आवाज आई। वीर ने चकमा देने की कोशिश की, लेकिन उसे पता नहीं था कि शक्ति कहां से आ रही थी, इसलिए उसे यह नहीं पता था कि किस दिशा में जाना है। फ्लैश के बाद वीर का शरीर बस गायब हो गया। शैडो गोस्ट के कैमरे में वीर की एक तस्वीर दिखाई दी, लेकिन तस्वीर में वीर हिलने और बात करने में सक्षम था। यह एक लैपटॉप जैसा था। फ्लैश ने वीर को ऐसा महसूस कराया जैसे सब कुछ सपनों जैसा है और वो अंतरिक्ष में भटक रहा है। उसके चारों ओर सब कुछ ग्रे था और उसके सामने एक छाया थी जिसे वो मुश्किल से देख पा रहा था। वो छाया शैडो गोस्ट थी। वीर, देखो तुम कहाँ हो। शैडो गोस्ट ने अपने हाथ में पकड़े वनजीय रूबिक्स क्यूब को उठाया। रूबिक्स क्यूब से स्ट्रीम अभी भी चल रही थी। वीर वीडियो देख सकता था जिसमें दिखाया गया था कि वो शैडो गोस्ट के कैमरे की स्क्रीन में कैद है। वीर का दिल ये देखकर उछल पड़ा और इसलिए उसने जल्दी से कैमरे के फ्रेम से बाहर उड़ने की कोशिश की। उड़ते समय उसने रूबिक्स क्यूब की स्ट्रीम पर नजर रखी, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि वह चाहे किसी भी दिशा में उड़े, उस जगह से कोई बच नहीं सकता था। वीडियो स्ट्रीम से पता चला कि वो हमेशा कैमरे की स्क्रीन के ठीक बीच में था। ये बेकार है। मेरे शैडो एरिया में तुम महज एक छवि, इमेज हो, और अगर मैं इस छवि को फाड़ देता हूं तो तुम्हारा शरीर भी ठीक उसी तरह फट जाएगा। शैडो गोस्ट ने शेखी बढ़ारी। फिर उसने उस छवि के एक कोने को क्षतिग्रस्त कर दिया जिसमें वीर के थोड़े से बाल दिख रहे थे। जैसे ही वीर के बालों की छवि क्षतिग्रस्त हुई, वीर के वास्तविक बाल कट गए। उसे पता नहीं चला कि यह कैसे हुआ, लेकिन इसे रोकने के लिए वह कुछ नहीं कर सका। जो लोग स्ट्रीम देख रहे थे उन्हें सिहरन महसूस हुई। वे जानते थे कि शैडो गोस्ट वर्चुअल छवियों में प्रवेश कर सकता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसके पास ऐसी शक्ति भी थी। हर किसी को सिहरन महसूस हुई। अगर शैडो गोस्ट उन्हें एक तस्वीर में फंसा देता है तो उन्हें मारना एक कैमरे को नुकसान पहुंचाने जितना आसान होगा। वीडियो देख रहे कुछ डीफाइड एलीट्स ने सहमति में सिर हिलाया। वे शैडो गोस्ट की शक्ति से प्रभावित थे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारने नहीं जा रहा हूं। शैडो गोस्ट के चेहरे पर एक और भयानक मुस्कान आई। तुम जिंदा ज्यादा कीमती हो। मैं तुम्हें अपने साथ एक्सट्रीम किंग ले जा रहा हूं। तुम मेरे डीफाइड बनने का सबसे अच्छा मौका हो सकते हो। वीर बिना किसी भाव के शैडो गोस्ट को देख रहा था, जो छवि के बाहर था। उसने कहा, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम मुझे इस तरह पकड़ सकते हो? शैडो गोस्ट ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मेरे एरिया की कोई सीमित सीमा नहीं है। इसके अलावा तुम महज एक किंग हो। अगर तुम डीफाइड भी होते तो भी तुम मेरे एरिया की सीमाओं से बच नहीं सकते थे। सच में? वीर ने कहा। फिर उसकी बाईं आंख लाल रोशनी के साथ चमकी और उसका शरीर एक लाल छाया में बदल गया। वो कहाँ है? शैडो गोस्ट का चेहरा बदल गया। वीर तस्वीर से गायब हो गया था। वो कहाँ है? स्ट्रीम देख रहे लोग भी चौंक गए। उन्होंने नहीं देखा था कि वीर तस्वीर के फ्रेम से बाहर निकलने में कैसे कामयाब रहा। आह! शैडो गोस्ट की अचानक चीख ने सभी का ध्यान उसकी ओर खींचा। शैडो गोस्ट की एक आंख से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भयानक शक्ति ने उसकी आंख में घुसकर सीधे उसके दिमाग में दर्द का एक झटका भेजा हो। वीर शैडो गोस्ट के पीछे खड़ा था।
उसका थंडर गॉड स्पाइक खून टपका रहा था। अगली बार जब तुम मुझे मारना चाहो तो इतनी बकवास मत करना। वीर ने खून को झटकने के लिए थंडर गॉड स्पाइक को घुमाया। उसने वंजीय रूबिक्स क्यूब लिया और पीछे मुड़े बिना उड़ गया। शैडो गोस्ट का शरीर अंतरिक्ष की शून्यता में गिर गया। ऐसा लग रहा था कि उसे मार दिया गया है। वीडियो देख रहे हर नोबल ने चुपचाप घूरना जारी रखा। शैडो गोस्ट एक बुरे सपने जैसा दुश्मन था, लेकिन उसे एक हिट में मार दिया गया था। दर्शकों को इस विचार को स्वीकार करने में कठिनाई हो रही थी। अधिकांश किंग्स, ड्यूक्स और नोबल्स ये नहीं समझ पा रहे थे कि वीर ने शैडो गोस्ट को मारने में कैसे कामयाबी हासिल की। यही बात दर्शकों को सबसे ज्यादा डरा रही थी। कोई जो अभी अभी किंग बना था, वो एक हफ्डीफाइड योद्धा को इतनी जल्दी मार सकता था जैसे कि वे किसी मुर्गी या गाय को मार रहे हों। इस पर विश्वास करना मुश्किल था। वीडियो स्ट्रीम अचानक काला हो गया। तमाशा खत्म हो गया था। हालांकि कई दर्शक अभी भी सदमे से उबर नहीं पाए थे। उन्हें अभी तक समझ नहीं आया था कि कैसे प्रतिक्रिया दें। वीर ने वंजीय रूबिक्स क्यूब को बंद कर दिया और आगे उड़ गया। वो शैडो गोस्ट और बार के पास मौजूद आइटम्स को देखना चाहता था, लेकिन उसके पास समय नहीं था। एक भयानक उपस्थिति उसकी ओर आ रही थी। वीर महसूस कर सकता था कि अगर ये कोई डीफाइड एलीट नहीं था जो उसके पीछे आ रहा था, तो ये एक बहुत ही भयानक हफ्डीफाइड प्राणी था। ये बहुत संभावना थी कि वह कोई ऐसा था जिससे वो अकेले मुकाबला नहीं कर सकता था। बेशक, वीर के उड़ जाने के कुछ ही देर बाद जहां वीर था, वहां एक छाया दिखाई दी। उस व्यक्ति ने मरे हुए शैडो गोस्ट और जमे हुए बार को देखा। उसने अपना हाथ हिलाया, एक स्वॉर्ड लाइट बाहर निकाला। उसने इसका उपयोग वीर की बर्फ को तोड़ने के लिए किया। बार और अन्य लोगों को आजाद कर दिया। जैसे ही बार और थंडर आजाद हुए, उन्होंने नए आदमी को देखा और कांपना शुरू कर दिया। लैंडो, स्टॉर्म जाति के शैडो ने चीख कर कहा। वो डरा हुआ लग रहा था। क्या तुम लोग वीर से लड़ रहे थे? लैंडो नाम के व्यक्ति ने अपनी आवाज सख्त करते हुए पूछा। हां, शैडो ने जवाब दिया। वो लैंडो से बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसने फिर भी सच्चाई बताई। शैडो का जवाब सुनने के बाद लैंडो ने वीर का पीछा किया। उसका शरीर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि उसके चारों ओर का अंतरिक्ष करहाने लगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि लैंडो यहां है। वीर कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी है जिससे वो बच नहीं पाएगा। थंडर ने अपना बयान एक बहुत लंबी आह के साथ समाप्त किया। जिस गद्दार से ड्रैगन्स सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, इनवर्स ड्रैगन लैंडो डीफाइड नहीं हो सकता, लेकिन उसने उनमें से काफी मार दिए हैं, और वो सब के सब डीफाइड ड्रैगन्स थे। एक किंग जैसा आदमी उससे निपट नहीं सकता। शैडो का मूड कुछ हद तक शांत हो गया था। इस ब्रह्मांड में कई एलीट्स हैं और कई हफ्डीफाइड एलीट्स हैं, लेकिन अस्तित्व में सबसे डरावना हफ्डीफाइड लैंडो होना चाहिए, थंडर ने कहा। एक पल के विचार के बाद उसने आगे कहा, हालांकि एक्सट्रीम किंग के हफ्डीफाइड शक्तिशाली हैं, ये आदमी उन सभी से लड़ सकता है। अगर मुझे कोई दुश्मन चुनना होता तो मैं लैंडो के ऊपर एक्सट्रीम किंग के हफ्डीफाइड को चुनना पसंद करता। लैंडो बहुत दुष्ट है। बार भी हिला हुआ लग रहा था। वो किसी भी चीज से नहीं डरता था और वो कहीं भी चला जाता था। लेकिन डीफाइड एलीट्स के अलावा दो लोग थे जिनसे वो डरता था, इनवर्स ड्रैगन लैंडो और स्काई पैलेस का लूक स्काईवॉकर। अगर कोई और होता तो वो ब्रह्मांड के अंत तक उनका पीछा करता, या तो वो उस व्यक्ति को वहीं मार देता जहां वे थे। लेकिन लैंडो को देखने के बाद बार ने अभी तक एक भी शब्द नहीं कहा था। उसने बस लैंडो को वीर के पीछे जाते हुए देखा। उसने पीछा करने की हिम्मत नहीं की। वीर मर गया, बार ने खुद से कहा। फिर वो टैंक्सियस सिस्टम से बाहर उड़ गया। उसने अब वीर का पीछा करने की योजना नहीं बनाई। वीर पूरी गति से बादलों के माध्यम से उड़ रहा था। वो लगातार दिशा बदल रहा था और भागते समय अपनी गंध और निशान मिटा रहा था।
लेकिन फिर भी वो उस इकाई को पीछे नहीं छोड़ सका जो उसका पीछा कर रही थी। वीर यह भी महसूस कर सकता था कि जो भी उसका पीछा कर रहा था वो करीब आ रहा था। उनके बीच का अंतर कम हो रहा था। जब वीर आखिरकार बैंगनी बादलों के किनारे पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पीछे बादलों से कोई बाहर निकल रहा है। वो प्राणी उसकी ओर आ रहा था और वो तेजी से आ रहा था। ड्रैगन में से एक, वीर ने बुदबुदाया। उस आदमी के ड्रैगन हॉर्न्स विशेष रूप से बड़े थे, लेकिन उसके पंख नहीं थे। वो एक ड्रैगन हाइब्रिड जैसा दिखता था। वीर ड्रैगन का पीछा नहीं छोड़ पाया, इसलिए उसने भागना बंद कर दिया। लैंडो सीधे वीर के सामने आकर रुक गया। वार करने के बजाय उसने बस वीर की ओर देखा और पूछा, तुम ही वो वीर हो जिसे एक्सट्रीम किंग चाहते हैं? क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे अगर मैं ना कहूं? वीर मुस्कुराया। लैंडो ने सिर हिलाया। तो मेरे साथ चलो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ आ सकता हूं। लेकिन क्या तुम कम से कम मुझे एक कारण बता सकते हो कि मुझे तुम्हारा पीछा क्यों करना चाहिए? वीर ने बिना हिले कहा। लैंडो हंसा। मैं लैंडो हूं। यह काफी कारण होना चाहिए। तुम लैंडो हो? वीर ये नाम सुनकर चौंक गया, क्योंकि जीन यूनिवर्स के गुट बहुत प्रतिस्पर्धी थे। कई लोगों को उनके दुश्मनों द्वारा अपनी जाति को धोखा देने के लिए रिश्वत दी गई थी। कुछ उचित गद्दार बन जाते थे, जबकि अन्य महज जासूस बन जाते थे जो जानकारी ले जाते थे। लैंडो पिछले कुछ दशकों में सबसे प्रसिद्ध गद्दार था। जब दूसरे गद्दार बनते थे तो वे आम तौर पर केवल गोपनीय जानकारी बेचते थे, लेकिन लैंडो में अपने गुरु का सिर काटने की हिम्मत थी, जो एक डीफाइड ड्रैगन था। उसने इसे डिस्ट्रॉयड के शासक को दे दिया, जिसने इसे कुर्सी के रूप में इस्तेमाल किया। इनवर्स ड्रैगन लैंडो का नाम पूरे ब्रह्मांड में जाना जाता था। जब ड्रैगन संस्कृति पर चर्चा होती थी तो उसका नाम हमेशा आता था। उसके कार्य ड्रैगन्स के सम्मान पर एक शर्मनाक धब्बा थे। ड्रैगन्स लंबे समय से लैंडो को मारना चाहते थे, लेकिन लैंडो शायद अब तक का सबसे महान हफ्डी फाइट रहा होगा, और वो हमेशा अत्यधिक सावधानी से काम करता था। डिस्ट्रॉयड का किंग भी उसकी रक्षा करता था। अब तक ड्रैगन्स उसे छू भी नहीं पाए थे। ये कहानी जानकर वीर ने लैंडो की पीठ की ओर देखा। उस आदमी के पास ड्रैगन विंग्स, ड्रैकोनिक पंख नहीं थे। लैंडो एक शुद्ध ड्रैगन था, लेकिन जब उसने अपने गुरु को मारा तो मरते हुए आदमी ने उसके ड्रैगन पंखों को फाड़ने में कामयाबी हासिल की थी। वे कभी वापस नहीं उगे। क्या तुम अब मेरे साथ आओगे? लैंडो ने एक खुरखुरी आवाज में पूछा। मुझे यकीन नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में सभी किंवदंतियों पर विश्वास करता हूं, लेकिन तुम जो भी हो या जितने भी मजबूत हो, मुझे तुम्हारी क्षमता को खुद से परखना होगा, वीर ने कहा। ठीक है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी मेरे बारे में कहानियों पर विश्वास नहीं करता। यह शर्म की बात है कि एक्सट्रीम किंग तुम्हें जिंदा चाहते हैं। अगर वे नहीं चाहते तो मुझे ये सब परेशानी नहीं उठानी पड़ती, लैंडो ने कहा। और फिर वो आगे बढ़ा। उसने वीर को उसके सिर से पकड़ने की कोशिश की। वीर पीछे नहीं हटा। उसने अपनी पूरी शक्ति जेड स्किन में भेजी। उसका शरीर बर्फ जैसा हो गया और उसने लैंडो के बढ़ाए हुए हाथ के खिलाफ अपनी हथेली फेंकी। ड्रैगन की पकड़ने वाली उंगलियों ने अंतरिक्ष के ताने बाने को फाड़ दिया, लेकिन वीर और लैंडो दोनों के हाथ पीछे हट गए। जेड स्किन की बर्फ शक्ति लैंडो को सील करने में सक्षम नहीं थी। सभी ड्रैगन्स में हर तत्व के प्रति उच्च प्रतिरोध, हाई रेजिस्टेंस होता था, और निश्चित रूप से लैंडो इस नियम का अपवाद नहीं था। अगले ही सेकंड उनकी मुट्ठियां एक बार फिर टकराई। दोनों के शरीर घातक हथियार बन गए थे। उनकी उंगलियां, हथेलियां, मुट्ठियां, बाहें, कोहनी, पैर और घुटने इतनी तेजी से हिले कि उन्हें ट्रैक करना असंभव था। उनमें से कोई भी एक कदम पीछे नहीं हटा। अपनी शक्ति जारी करने के बजाय लड़ाकों ने कच्ची भौतिक शक्ति के वार का आदान प्रदान किया।
इतना ही अंतरिक्ष के ताने बाने को तनावग्रस्त और खींचने के लिए काफी था। कच्चा। वीर की उंगलियों की हड्डियां उस अगले डरावने वार को सहन नहीं कर पाई। वे टूट गई। वीर की आंखें चौड़ी हो गई। उसके जेडस्किन ने उसके शरीर को बहुत मजबूत बना दिया था। और हालांकि ये केवल पहले टियर पर था, उसका शरीर एक हफ्डी फाइट जितना मजबूत था। हालांकि लैंडो एक यादृच्छिक पंच से उसकी उंगलियों को तोड़ने में सक्षम था। यह शक्ति की एक परेशान करने वाली मात्रा थी। लैंडो की मुट्ठियां बिना किसी राहत के आती रहीं। अपने हमलों को जारी करते समय उसकी आंखें पूरी तरह से शांत थी, लेकिन उसकी मुट्ठियां एक भयंकर आग की तरह उड़ रही थी। हर पंच ने वीर का पूरा ध्यान खींचा। वीर के जेडस्किन से करहाने की आवाज आई। अगली हिट पर उसकी बाह की हड्डियां चटक गई, और फिर भी लैंडो ने ढील नहीं दी। हालांकि ड्रैगन वीर के कमजोर धब्बों पर हमला नहीं कर रहा था। वो ये सुनिश्चित कर रहा था कि वो केवल वीर की बाहों और पैरों पर ही वार करे। क्या ये आदमी मुझे जिंदा घसीटकर वापस ले जाने के लिए मेरे सारे अंग तोड़ने जा रहा है? वीर ने लैंडो के चेहरे को देखा और उसे यकीन हो गया कि उसने सही अंदाजा लगाया है। फ्यू, तुम बहुत क्रूर हो। वीर जानता था कि उसका जेडस्किन बहुत निचले स्तर का था। अगर उसके पास 8वें या 9वें टियर का जेडस्किन होता तो शायद वो लैंडो से लड़ पाता, लेकिन अभी वो बहुत कमजोर था। अगर ये जारी रहा तो लैंडो उसकी बाहों और पैरों को पूरी तरह से चकनाचूर कर देगा। ड्रैगन्स के शरीर बहुत डरावने होते हैं, लेकिन उनकी असली प्रतिभा ईवल ब्रेकर शक्तियों का उपयोग करने में निहित है ना? लैंडो इतना मजबूत है, शायद कहानियां सच है। वीर की छाती तनाव से कस रही थी। उसने लैंडो से लड़ने के लिए गति क्षमताओं, मूवमेंट एबिलिटीज का इस्तेमाल किया। लैंडो जैसे लोग जो कच्चे आक्रमण और हिंसा को पसंद करते थे, आमतौर पर एक बहुत ही परिष्कृत गति सेट विकसित नहीं करते थे। लैंडो के पास एक बहुत शक्तिशाली शरीर और अद्भुत ताकत थी, और वो आमतौर पर अपने दुश्मनों को सीधे हरा सकता था। उसे उनसे युद्ध में शामिल होने से पहले उनका अध्ययन नहीं करना पड़ता था। लेकिन जब वीर ने अपनी गति क्षमताओं का उपयोग करना शुरू किया, तो उसने देखा कि वे लैंडो के खिलाफ उसे ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाती थी। यह पता चला कि लैंडो भी काफी अच्छी तरह से चल सकता था, और उस उच्च गति वाली जादुई लड़ाई में वीर के पास एक भी फायदा नहीं था। उसे लैंडो से बराबरी पर लड़ना पड़ा। कुछ और वार के बाद उसकी बाहें ऐसी महसूस हुई जैसे वे टूटने ही वाली हों। पाम्ब। लैंडो की मुट्ठियां हथौड़ों की तरह वीर की बाहों पर पड़ी। उसकी जेड कवर्ड बाहों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, और उन पर दरारें फैल गई। जब अंतिम वार पड़ा तो वे पूरी तरह से टूट गए। लैंडो की अजय मुट्ठियां वीर की छाती को मारने के लिए आगे बढ़ी। वीर की छाती पानी की तरह फट गई, लेकिन छलकने वाला पानी वापस एक साथ खिंच गया और फिर से बन गया। उसके घाव बहुत तेजी से ठीक हो गए। ओरिजिनल वाटर किंग शरीर जेडस्किन जितना मजबूत नहीं था, लेकिन इसकी ठीक होने की गति बहुत बेहतर थी। आखिरकार यह काफी उपयोगी था। लैंडो ने हमला करना जारी नहीं रखा। उसने वीर की ओर देखा और कहा, तुम या तो अब मेरे साथ चलो, या मैं तुम्हें अपंग बना दूंगा। तुम अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हो, लैंडो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ घर जाना चाहता हूं। वीर ने पलक झपकाई और कहा, यह कैसा रहेगा? तुम्हारा शरीर इतना मजबूत है ना? अगर तुम मेरे 3 वार बिना गिरे सह सकते हो, तो मैं लड़ना बंद कर दूंगा और तुम्हें मुझे वापस ले जाने दूंगा। भले ही लोग मुझे बचाने आ जाए, मैं नहीं भागूंगा। जरूर। लैंडो ने बिना एक सेकंड सोचे प्रस्ताव मान लिया। तुम एक बहुत दृढ़ व्यक्ति हो। वीर ने उसे थम्स अप दिया। तो आगे बढ़ो, लैंडो ने ठंडे लहजे में कहा। मेरे 3 वारों को तैयार होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन इस बीच मैं तुम्हारे लगातार हमलों से निपट नहीं सकता। हमारा एक सौदा है।
अगर तुम मेरे 3 हमलों को पूरा करने से पहले मुझसे लड़ते हो तो तुम हार जाते हो, वीर ने कहा। वार करो, लैंडो ने भावहीन आवाज में कहा। उसका चेहरा पूरी तरह से अचल था। इसका मतलब है कि तुम सहमत हो रहे हो। तो मेरा पहला वार लो, वीर ने कहा। फिर उसने अपनी मुट्ठी में शक्ति जमा की। जेडस्किन पूरी शक्ति से चल रहा था और उसने लैंडो की छाती पर वार करने के लिए यिन यान ब्लास्ट विधि का उपयोग किया। लैंडो वही रहा जहां वो था। उसने न तो चकमा दिया न भागा। उसने वीर के पंच को अपनी छाती पर पड़ने दिया। पंच शांत था, लेकिन वीर ने अपनी डरावनी आइस सीलिंग पावर को यिन फोर्स के साथ बुना था। यह लैंडो की छाती में अंदर तक घुस गया ताकि उसके अंगों को जमा सके।